समूह दिन भर यात्रा करता रहा, नदियों और गांवों को पार करते हुए बातें करता और हंसता रहा। वे एक जगह रुककर साथ में दोपहर का भोजन भी किया। जल्दी से अपनी यात्रा पर निकल पड़ने से पहले जैसे जैसे नेरुथल शहर नजदीक आता गया, माहौल गमगीन और शांत होने लगा। ओरियन ने सड़क पर नजर डाली और पाया कि उस दिशा में पैदल चलने वालों की संख्या कम होती जा रही थी। लगता है उस लड़ाई के बाद का हाल उससे भी बुरा था जितना मैंने पढ़ा था, उसने सोचा। वे कुछ शांत गांवों से गुजरे, जब तक कि उनकी दृष्टि में केवल गांवों के खंडहर ही दिखाई देने लगे। अभी तो सुबह होनी चाहिए थी, पक्षी चहचहा रहे थे, कीड़े मकोड़े शोर मचा रहे थे। हालांकि ओरायन और अन्य लोगों को पहचानने से पहले ही रास्ते में कुछ चुपचाप बदल गया था। कुछ अलग महसूस हुआ। एल्ड्रिक ने ओरियन की ओर देखते हुए आधी मुस्कान के साथ पूछा। ओरियन ने अपने आसपास के माहौल पर ध्यान केंद्रित किया। नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ सारी आवाजें गायब हो गई हैं। बिल्कुल न कोई पक्षी, न हवा, न जीवन का कोई निशान। एल्ड्रिक ने गहरी सांस ली। उन शैतानी दरिंदों ने यहां ये सब किया। जीवन का कोई निशान नहीं छोड़ा। ओरियन ने खिड़की से बाहर देखा और उसे अभी भी आसपास हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे। तो फिर ये पेड़ अभी भी जिंदा कैसे हैं? राज्य ने पवित्र चर्च से मदद मांगी। प्रकाश के प्रति लगाव रखने वाले लोग राक्षसों के अंधकार को शुद्ध कर सकते हैं, उन्होंने बाहर की हरी भरी हरियाली को देखते हुए समझाया। हालांकि चर्च के पुजारियों ने अपनी पूरी कोशिश की और इस जगह का अधिकांश हिस्सा बहाल भी कर दिया, फिर भी जीवन के निशान अभी भी गायब हैं। अगर हम कीड़े मकोड़े, जानवर या पक्षी भी ले आए, तो वे या तो कुछ देर बाद मर जाएंगे या भाग जाएंगे। राज्य ने पवित्र चर्च से फिर सलाह मांगी, लेकिन उन्होंने बस इतना ही कहा कि इस जगह को प्राकृतिक रूप से ठीक होने में समय लगेगा। उसने एक ही सांस में अपनी बात पूरी कर दी। सेलिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमने खुद इस जगह को शुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। एक समय यह जगह राक्षसों और इंसानों की लाशों से भरी थी। शायद यह समस्या उसी समय से शुरू हुई। ओरियन चुप हो गया, एल्ड्रिक के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अंधकार तत्व भ्रष्टाचार लाता है? क्या मेरा अंधकार तत्व भी ऐसा ही है? लेकिन मैंने सोचा था कि अंधकार प्रकाश का अभाव है, बाकी सब चीजों का भ्रष्टाचार नहीं। एल्ड्रिक ने ओरियन के गहन चिंतन को तब से देखा जब उसने अंधकार का जिक्र किया था। उसने इस पर विस्तार से बात करने का निश्चय किया। अंधकार तत्व प्रकाश के विपरीत है। जहां एक शुद्ध करता है, वहीं दूसरा भ्रष्ट करता है। राक्षस ज्यादातर दोहरे तत्वों के साथ पैदा होते हैं, जिनमें से एक अंधकार है और दूसरा अन्य तत्वों में से एक। वे अपने अंधकार से प्राकृतिक तत्व को दूषित करते हैं और एक मिश्रित राक्षसी तत्व बनाते हैं, अथाह ज्वालाएं, अधोलोक जल, नरक वायु आदि। लेकिन इससे उन्हें सामान्य तत्वों के विरुद्ध कोई बड़ी बढ़त नहीं मिलती। इससे उन्हें एक भ्रष्ट करने वाली शक्ति मिलती है जो उनके विरोधियों के मान को खा जाती है। इसीलिए उनसे लड़ने पर हमेशा एक विनाशकारी जीत मिलती है। ओरियन ने आश्चर्य से एल्ड्रिक की ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे पुस्तकालय में अंधकार तत्व के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। यह मनुष्यों के लिए एक वर्जित तत्व जैसा है। क्या इस राज्य में कोई अंधकार से जुड़े लोग हैं? उसने राक्षसों को एक क्षण के लिए अनदेखा करते हुए पूछा। एल्ड्रिक ने भौहें चढ़ाई। बेटे, तुम। फिर उसकी नजर रीना और फियोरा पर पड़ी, जो उसे उत्सुकता से देख रही थी। उसने यह पूछने से खुद को रोका कि क्या ओरियन भी अंधकार तत्व में महारत हासिल करना चाहता है। हाँ, हमारी दुनिया में भी अंधकार तत्व के उपयोग करता है, लेकिन वे ज्यादातर समाज से बहिष्कृत हैं, क्योंकि अंधकार तत्व उन्हें भी भ्रष्ट करता है। उनके लिए केवल दो ही रास्ते हैं, या तो अपने ही अंधकार से मारे जाना या फिर उन लोगों द्वारा शिकार किया जाना जिन्हें उन्होंने नाराज किया है। ओरियन की जिज्ञासा को समझते हुए सेलिन ने बात संभाली। ऐसा नहीं है कि उन्हें देखते ही शिकार बना लिया जाता है, उसने आह भरी, लेकिन ज्यादातर लोग डार्कनेस एफिनिटी उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वे बहुत अस्थिर होते हैं। प्रकाश तत्व के बारे में क्या? चूंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, तो क्या प्रकाश को भी साधकों की मानसिकता को प्रभावित नहीं करना चाहिए? भले ही अंधकार जैसा न हो,
लेकिन फिर भी इसका उन पर प्रभाव पड़ना चाहिए, है ना? उन्होंने इन दो विचित्र तत्वों की कार्यप्रणाली के बारे में सोचते हुए पूछा। एल्ड्रिक ने सहमति में सिर हिलाया। यह अच्छी बात है कि आपको इतनी जल्दी समझ आ गया और आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है। प्रकाश तत्व भी उपयोगकर्ता को प्रभावित करता है। हालांकि यह अंधकार की तरह उन पर प्रभाव नहीं डालता। यह केवल उपयोगकर्ताओं के सकारात्मक गुणों को बढ़ाता है, जबकि अंधकार नकारात्मक गुणों को बढ़ाता है। ओरियन ने भौहें चढ़ाई। उसे यह पसंद नहीं आया। उसे यह जरा भी पसंद नहीं आया कि एल्ड्रिक और सेलेन दोनों ने उसे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। सेलेन ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। हमने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया क्योंकि हम चाहते थे कि अकादमी पहुंचने के बाद तुम खुद अपना फैसला करो और इस बारे में और सीखो। इसीलिए मैंने तुम्हें एफिनिटी रून किताब नहीं दी। सेलेन की बात सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। उसने पूछा, क्या इस तत्व के प्रभाव से मुक्त होने का कोई रास्ता है? एल्ड्रिक ने कंधे उचका दिए। जानते हो, सभी तत्व हमें सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते हैं, या यूं कहें कि वे हमारी भावनाओं के मूर्त रूप हैं, इसलिए वे हमारे वास्तविक स्वरूप के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। इसीलिए अग्नि तत्व वाले लोग उग्र व्यक्तित्व वाले होते हैं, जबकि जल तत्व वाले शांत व्यक्तित्व वाले होते हैं। अब तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प है, तुम्हारी इच्छाशक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि तुम तत्व के प्रभाव को नजरअंदाज कर सको, क्योंकि तुम्हारा मामला खास है। उसने ओरियन की ओर गहरी नजर से देखते हुए अपनी बात पूरी की, जो उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसके दिल में बची हुई नाराजगी भी गायब हो गई जब उसने सोचा, क्या प्रकाश या अंधकार एक सच्चे ड्रैगन सम्राट को भ्रष्ट कर सकते हैं? हम भाड़ में जाए। मैं बस दोनों तत्वों पर नियंत्रण करूंगा और उनके बीच संतुलन बनाऊंगा, उसने फैसला किया और अपने कंधों से बोझ उतरता हुआ महसूस किया। फियोरा और रीना ने एक दूसरे को देखा। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि ओरायन में प्रकाश तत्व है। वे अपनी आंखों में आश्चर्य और गर्व की झलक छिपा नहीं पाईं। आखिरकार उनके संसार में प्रकाश तत्व का होना पवित्र और दिव्य माना जाता है। केवल शुद्ध हृदय वाले धर्मी लोग ही प्रकाश तत्व के साथ जागृत हो सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस गुरु की वे सेवा कर रहे थे, वही सही गुरु थे। अफसोस, अगर उन्हें पता होता कि वह भी अंधकार से जुड़ा हुआ है, तो कौन जानता है कि उन्होंने क्या किया होता। जब तक उनकी मंजिल नजदीक आती गई, वे बातें करते रहे। गाड़ी में सन्नाटा छा गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद लुकान ने गाड़ी रोक दी और उससे उतर गया। हम यहीं तक जा सकते हैं, बॉस। बाकी रास्ता हमें पैदल ही तय करना होगा, उसने आगे के अंधेरे क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा। यह शहर के बाहरी इलाके से कुछ दूरी पर था। हम यहीं तक जा सकते हैं, बॉस। बाकी रास्ता हमें पैदल ही तय करना होगा, उसने आगे के अंधेरे क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा। यह शहर के बाहरी इलाके से कुछ दूरी पर था। एल्ड्रिक और बाकी लोग गाड़ी से उतरे। इधर उधर देखने पर उन्हें गहरे खून के धब्बों वाली एक खाली चौकी दिखाई दी। ओरियन आगे आया और चौकी पर लिखे शब्दों को पढ़ा, नेरुथल शहर की चौकी। तो हम आखिरकार यहां आ गए, उन्होंने चौकी के ऊपर लटके जले हुए बैनरों को देखते हुए कहा। सेलीन ने सिर हिलाया, हाँ, यही चौकी है। यहीं से नेरुथल शहर शुरू होता है। लुकान, तुम यहीं रहो और एडगर के साथ घोड़ों की देखभाल करो। हेलेना, सेलेन और मैं बच्चों की देखभाल करेंगे, एल्ड्रिक ने उस चौकी की ओर मुड़ने से पहले कहा, जहां ओरियन और अन्य लोग देख रहे थे। हाँ, अपने सुनहरे दिनों में यह एक समृद्ध शहर था। अब यह सिर्फ खंडहर है, उसने सिर हिलाया और शहर की ओर चल पड़ा। बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उसके पीछे चले गए। दूसरी ओर, ओरियन को यहां आकर कुछ अलग सा महसूस हुआ। शुरू में तो उसने सोचा था कि यहां आकर उसे घिन या बेचैनी महसूस होगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बल्कि उसे वैसा ही महसूस हुआ जैसा उसे यहां आते समय या शहर में होते समय होता था। उसका मन अब भी शांत कुएं की तरह शांत था। लेकिन अब वह अंधेरे को और भी करीब से और साफ देख पा रहा था। 6 दानव जनरलों ने अपने छोटे राक्षसों की अंतहीन सेना के साथ मिलकर इस स्थान पर हमला किया है, एल्ड्रिक ने शहर के द्वार की ओर चलते हुए कहा।
चारों ओर वनस्पति का कोई नामोनिशान नहीं था। नहीं कोई और खजाना खोजने वाला या इंसान। ऐसा लग रहा था जैसे सभी जानबूझकर इस इलाके से बच रहे हों, क्योंकि यह जगह सबको असहज करने के अलावा और किसी काम की नहीं थी। सड़क हर जगह टूटी हुई थी, हथियार जमीन पर पड़े थे, जंग लगे और टूटे हुए। फियोरा ने हल्के डर से सब कुछ देखा और ओरियन के पास चली गई। रीना के होंठ फड़कने लगे जब वह उसके दूसरी तरफ आई, क्योंकि वह इस अच्छी चीज को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। जबकि ओरियन ने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अंधकार के तत्व को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था। इसने अन्य तत्वों के मूल को ही भ्रष्ट कर दिया तथा उन्हें लगभग किसी और चीज में बदल दिया, किसी भयावह चीज में। राजा ने अंततः राक्षस सेना को पीछे धकेलने के लिए अपनी बहुत सी जनशक्ति भेज दी, जिससे राज्य की जीवन शक्ति बहुत कमजोर हो गई। लेकिन अंत में यह इसके लायक था, क्योंकि आसपास के राज्यों ने थंडर पीक को स्थिर रहने में मदद की। सेलेन ने हल्के से कहा, उदासी के साथ अंधेरे परिवेश को देखते हुए जब वे शहर के द्वार के नीचे पहुंचे। क्या यह दूसरी जातियों की वजह से था? क्या उनकी नजर हमारे राज्य पर थी? ओरियन ने धीरे से पूछा। एल्ड्रिक ने गर्व से सिर हिलाया तथा उसे थोड़ी खुशी हुई कि उसके पोते ने यह हिस्सा इतनी जल्दी समझ लिया। फियोरा ने अपना सिर झुकाया, क्यों? क्या दानवों को साझा दुश्मन नहीं माना जाता? क्या हमें आपस में लड़ने से पहले उनका खात्मा नहीं करना चाहिए? सेलीन ने धीरे से उसके गाल पर चुटकी काटी। लोग स्वार्थी होते हैं, फियोरा। खासकर कुछ जातियां जो युद्ध के दौरान धन कमाने के लिए बदनाम हैं, जैसे गोब्लिन जाति। इसलिए बाहरी लोगों से कभी भी ज्यादा सावधान नहीं रहना चाहिए। आसपास के मानव साम्राज्य और साम्राज्य ही इस साम्राज्य की मदद करते थे। फियोरा और रीना ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। एक बार फिर उन्हें याद आया कि इस जंगली दुनिया में कोई भी वास्तव में उनका अपना नहीं था। ओरियन चुपचाप इस जगह का इतिहास सुन रहा था। उसने देखा कि चारों तरफ सूखा खून, जानवरों की हड्डियां और इंसानी अवशेष बिखरे पड़े थे। यहां तक कि ठीक से दफनाया भी नहीं गया। या ये राक्षसों के अवशेष हैं? हो सकता है इनमें कोई मानव रूपी आकृति हो, उसने खंडहर हो चुके शहर के दरवाजों से गुजरते हुए सोचा। शहर की आधी संरचना नष्ट हो चुकी थी, जबकि बाकी आधी युद्ध के निशानों और खून से सनी हुई थी। मुझे यहां आए हुए काफी समय हो गया है, और हर बार जब मैं आता हूं, तो मेरे दिमाग में केवल बुरी यादें ही उभरती हैं। एल्ड्रिक ने अपना सिर हिलाया। ओरियन ने आखिरकार अपना सिर घुमाकर एल्ड्रिक की तरफ देखा। क्या आपने पहले भी ऐसे युद्धों में हिस्सा लिया है, दादाजी? एल्ड्रिक ने गंभीरता से सिर हिलाया, इस बार बिना किसी घमंड या किसी और बात के। मैंने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, मैं उन्हें बताना नहीं चाहता। और उनमें से हर एक बहुत ही भयानक थी। सिवाय उस एक लड़ाई के जिसमें हमें सर डॉन की मदद मिली थी। नाम लेते ही एल्ड्रिक की निगाहों में सम्मान का भाव झलक उठा। डॉन? ओरायन ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाया। हेलेना ने धीरे से बीच में टोकते हुए कहा, उसे सर डॉन के बारे में बाद में बताना। अभी के लिए उसे इधर उधर देखना चाहिए, ताकि वह पूरी तरह समझ सके कि मनुष्य कभी भी राक्षसों के साथ शांति से क्यों नहीं रह सकते और राक्षस मनुष्यों के साथ क्या करते हैं। ओरियन रुका और सिर हिलाया। शहर में प्रवेश करते ही सबसे आगे चल रहा था। अंदर देखा तो सारी इमारतें ध्वस्त हो चुकी थीं और हर तरफ मलबा और टूटे हुए सपने बिखरे पड़े थे। उसने धीरे से एक इमारत की दीवार पर हाथ फेरा और दीवार पर भूरे रंग के खून के धब्बे महसूस किए। इतनी देर बाद वह यह भी नहीं बता पाया कि यह खून इंसानों का है या राक्षसों का। फियोरा और रीना उसके एक कदम पीछे चल रहे थे और उसे तथा आसपास के वातावरण को बारीकी से देख रहे थे। मृत्यु, विनाश, क्षय, उदासी। क्या राक्षस जहां भी जाते हैं, यही सब लेकर आते हैं? ओरियन ने चुपचाप मन ही मन सोचा, कभी गुलजार रहे शहर को देखते हुए। सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि एक साथ कई घोड़ा गाड़ियां चल सकती थीं, फिर भी इतनी बड़ी सड़कें अब सूखे खून से सनी हुई लग रही थीं। वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा, परिवारों, जोड़ों, बच्चों, पालतू जानवरों वगैरह के अवशेष देखता रहा। उसका दिल धीरे धीरे ठंडा होता गया, क्योंकि उसे आखिरकार एहसास हुआ कि राक्षसों ने इस जगह के साथ क्या किया है। एल्ड्रिक, सेलेन और हेलेना चुपचाप उसके पीछे पीछे चले,
जिससे उसे शहर की सारी चीजें देखने और महसूस करने का मौका मिला। इसके तुरंत बाद ओरायन केंद्रीय बाजार में पहुंचा, जहां युद्ध के दौरान टूटी हुई बड़ी मूर्तियां पड़ी थीं। वे कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। नगर के स्वामी, कुलगुरु और वे लोग जिन्होंने इस शहर के लिए महान उपलब्धियां हासिल की। ये मूर्तियां उन लोगों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने यहां उपलब्धियां हासिल की। लेकिन अफसोस, भाग्य के उदासीन हाथों से सब कुछ नहीं बचाया जा सकता, एल्ड्रिक ने मूर्तियों को देखते हुए कहा। ओरायन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ना जारी रखा, मूर्तियों के चारों ओर देखा, लेकिन कुछ टूटे हुए हथियारों के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। फियोरा और रीना ने अपने हाथ भींच लिए, उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्होंने कल्पना की कि उस समय इस शहर के लोगों को कितनी भयावह स्थिति से गुजरना पड़ा होगा। समूह शहर के केंद्र की ओर बढ़ा, जहां नगर प्रभु का भवन स्थित था। दूर से देखने पर उन्हें पता चला कि यह टूटे हुए मलबे के पहाड़ के अलावा कुछ नहीं था। राक्षस जहां भी जाते, वहां तबाही मचा देते। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह पूरा शहर ही मिट्टी में मिल गया था। ओरियन इस तबाही के बीच में स्थिर खड़ा रहा, अपने आसपास की सारी मौत और तबाही को देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसे यह शहर उतना पसंद नहीं आया जितना उसने शुरू में सोचा था। यहाँ के अंधकार तत्व के कारण भले ही वह असहज न हो, लेकिन इस स्थान का दुखद इतिहास उसके हृदय को द्रवित कर गया। फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि वह बहुत कमजोर है। इतना कमजोर कि दयनीय रूप से मरने के अलावा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था। राक्षस, वह मन ही मन बुदबुदाया। रीना ने ओरियन के स्थिर शरीर की ओर देखा। गहरी सांस लेते हुए वह एक कदम आगे बढ़ी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ओरियन कुछ नहीं बोला और चुपचाप सोचने लगा कि यहाँ क्या हुआ था। एल्ड्रिक और बाकी लोगों ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया, उसे खुद महसूस करने दिया कि असली दुनिया क्या है। वे जानते थे कि उसे पनाह देना उसके विकास के लिए नुकसानदेह ही होगा। और वे नहीं चाहते थे कि जो लूसियन के साथ हुआ, वही ओरियन के साथ भी हो। थोड़ी देर बाद एल्ड्रिक ने धीरे से कहा, तुम समझ गए कि जब मैंने कहा था कि दानव और मनुष्य एक साथ नहीं रह सकते, तो मेरा क्या मतलब था? यह तो बस उन छोटे छोटे इलाकों में से एक है जहां युद्ध का असर पड़ा है। ये सचमुच तबाह हुए इलाके इससे कहीं ज्यादा बदतर हैं। और स्थिति तो आज की स्थिति से दर्जनों गुना बदतर थी। उसने थकावट भरी सांस छोड़ी। सेलेन उसके पास आई और बिना कुछ कहे धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। फियोरा को ओरियन को देखकर दुख हुआ, क्योंकि उसे उसकी बिगड़ती मनोदशा का एहसास हो गया था। वह चुपचाप आगे बढ़ी और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। हो सकता है कि दुनिया सचमुच रहने के लिए उतनी अच्छी जगह न हो जितना हम सब सोचते हैं। लेकिन अगर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां लोग दुख में जीते हैं, तो कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां लोग खुशी से जीते हैं। हम सिर्फ नकारात्मक बातों पर ही ध्यान नहीं दे सकते, सेलिन ने ओरियन की ओर देखते हुए धीरे से कहा। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और अपनी पकड़ मजबूत की। हाँ, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, उसने धीरे से कहा, राक्षसों और युद्ध के सारे विचार छोड़कर सिर्फ अपने सामने मौजूद चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। अंधकार तत्व, जो उसकी चेतना के सागर के अंदर सक्रिय था, ज्वार की तरह पीछे हटने लगा तथा आत्मीयता ओर्ब के साथ पुनः विलीन हो गया। जैसे ही उसके मन से अंधकार तत्व का प्रभाव कम हुआ, उसका हृदय तुरंत हल्का हो गया। तत्व भयानक होते हैं, उसने मन ही मन सोचा। रीना और फियोरा का हाथ छोड़कर वह मुड़ा। रीना और फियोरा पीछे हट गईं, जिससे उसे अपनी बात कहने का मौका मिला। आप सही कह रही हैं, दादी माँ। हम सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं दे सकते कि दुनिया कैसे कष्ट सह रही है, हमें खुशहाल और चहल पहल वाली जगहों पर भी ध्यान देना चाहिए। ब्राइटगेट इसका एक अच्छा उदाहरण है। वह धीरे से मुस्कुराया और आखिरकार इस जगह की बदहाली को नजरअंदाज कर दिया। एल्ड्रिक आखिरकार इस जगह पहुंचकर मुस्कुराया। वाह वाह, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। देखा, सेलेन, मैंने तुमसे कहा था कि वह इतना सहन कर सकता है। सेलिन ने राहत की सांस ली और बेप्सी से मुस्कुराई। मैं नहीं चाहती थी कि उसे इतनी जल्दी इतना कुछ झेलना पड़े।
उसने अभी 2 महीने पहले ही इसके बारे में सीखना शुरू किया है। एल्ड्रिक आगे बढ़ा और गर्व से ओरियन का कंधा थपथपाया। वाह! अपनी बातें याद रखना। चाहे तुम्हारा सामना किसी भी चीज से हो या कुछ भी हो, इस दुनिया में हमेशा कोई न कोई जगह जरूर होती है जहां रोशनी चमकती है। बस तुम्हें उस जगह को ढूंढना है। ओरियन ने धीरे से सिर हिलाया। मैं अपने शब्द कभी नहीं भूलूंगा, दादाजी। अब मुझे पता है कि मुझे और मजबूत क्यों होना है, और मुझे यह भी पता है कि मैं क्या करना चाहता हूं। एल्ड्रिक ने उत्सुकता से भौहें उठाईं। तुम क्या करना चाहते हो? राक्षसों को मारना चाहते हो? ओरियन ने सिर हिलाया। मैं इस दुनिया को जानना चाहता हूं। जानना चाहता हूं कि इस जिंदगी में इसमें क्या क्या है, वरना बहुत दुख होगा। ऐसा जीवन जीना और अपनी दुनिया को कभी न तलाश पाना, ये बहुत शर्म की बात होगी। एल्ड्रिक रुक गया, उसका चेहरा उदास हो गया। हाँ, अगर यही तुम्हारी इच्छा है। सेलिन ने हल्की सी चिंता से ओरियन की ओर देखा। ओ ओरियन, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? तुम अभी भी जवान हो। ओरियन जोर से मुस्कुराया। चिंता मत करो। मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपनी सुरक्षा की गारंटी देने लायक मजबूत नहीं हो जाता। उसने दोनों को शांत होने का इशारा किया। हेलेना ने शांति से यह सब देखा। उसके गले में एक गांठ सी पड़ गई। अपने बेटे के गुजर जाने के बाद से बहुत समय हो गया था जब उसने अपने मालिक और मालकिन को किसी पर इतना गर्व और खुशी महसूस करते हुए देखा था। दूसरी ओर रीना और फियोरा ने ओरियन को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। अपनी सीमित विश्व दृष्टि के कारण वे पूरी तरह समझ नहीं पाईं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन एल्ड्रिक को उस पर कितना गर्व था, यह देखकर वे दिल से खुश हो गईं। जैसे ही ओरायन कुछ कहने वाला था, उसके दिमाग में कुछ कौंधा। असीमित प्रणाली, आपातकालीन कोर प्रोटोकॉल जागृति, आंशिक पहुंच प्रदान की गई। हाँ गुरुजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कोई बहुत जरूरी चीज मिस कर दी। ओरियन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आवाज, गर्म, जानी पहचानी और थोड़ी सी नाराजगी भरी, ने उसके अंदर कुछ सुकून पहुंचाया। उसका दिल हल्का हो गया। फिर भी वह उसे खुद को इस तरह देखने की इजाजत नहीं दे सकता था। उफ! फिर नहीं। अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं। वापस सो जाओ। नू नहीं चाहता। सिस्टम अभी भी अपडेट हो रहा है, लेकिन मेरा दिल दुख रहा है। आपातकालीन कोर प्रोटोकॉल ने मेजबान की भावनात्मक स्थिति की पुष्टि की है। कोई ब्रह्मांडीय खतरा नहीं पाया गया। स्थिरीकरण प्राप्त हुआ। संवेदनशील उपतंत्र की अखंडता की रक्षा के लिए कोर एक्सिस को अक्षम किया जा रहा है। लिमिटलेस कोर सुरक्षित नींद मोड में प्रवेश कर रहा है। अम्मा, बेहतर होगा कि मास्टर मेरे बिना रोए नहीं। कनेक्शन समाप्त। ओरियन ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन गर्मजोशी बनी रही। बेवकूफ, लेकिन अच्छा बेवकूफ। उनके बीच बातचीत कुछ ही सेकंड में हो गई, फिर उसकी नजर सामान्य हो गई और उसने दूसरों की ओर देखा। चलो अब बाहर चलते हैं। इस जगह के लोगों को आराम करने दो। उसने आखिरी बार मूर्तियों के टूटे हुए अवशेषों को देखते हुए धीरे से कहा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और गाड़ी की ओर वापस चलने लगे। फियोरा और रीना ओरियन के ठीक पीछे चल रही थीं और उसकी पीठ की ओर देख रही थीं। ल्यूकन ने अपनी पीठ तानते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है, मास्टर यंग मास्टर को इस भगवान भुलाए हुए स्थान पर क्यों ले जाना चाहते थे, जहां पक्षी भी मलमूत्र नहीं करते? एडगर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, यह बिल्कुल साफ है। वह देखना चाहता था कि यंग मास्टर इस दुनिया के लिए तैयार है या नहीं। एक बार जब वह प्रशिक्षण शुरू कर देगा, तो उसका उन शैतानों के संपर्क में आना लाजमी है। किसी भी नए खिलाड़ी के लिए शुरुआत करने के लिए यह एक अच्छी जगह है। लुकान के होंठ फड़क उठे। एक नौसिखिए के लिए यह एक युद्ध स्थल है। नौसिखिए के लिए एक अच्छी जगह तब होती जब मास्टर यंग मास्टर को उसके अवेकनिंग रूम बनाने के बाद किसी जानवर से लड़ने के लिए ले जाता। एडगर ने हाथ हिलाया।
यह सामान्य लोगों के लिए है, यंग मास्टर जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए नहीं। जरा रुको और देखो, उसकी तरक्की तुम्हें हैरान कर देगी। लूकन ने एडगर को शक की निगाह से देखा। तुम्हें पता है कि मैंने साम्राज्यों के भी प्रतिभाशाली लोगों को देखा है ना? क्या तुम्हें यकीन है कि मास्टर को जंगल में मिला एक युवक उन राक्षसों से भी आगे निकल सकता है? एडगर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। जरा रुको और वे वापस आ गए हैं। समूह को आते देख उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी नजरें एकाग्र कीं और ओरियन की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी, फिर भी एक खुलापन सा लग रहा था जो पहले नहीं था। एडगर मुस्कुराया और एल्ड्रिक के पास गया। बधाई हो, मास्टर। लगता है यंग मास्टर के बारे में आप सही थे। एल्ड्रिक गर्व से मुस्कुराया। बिल्कुल। मैं कब गलत होता हूं? चलो, अब चलते हैं। हमें लगभग 4 दिनों में राजधानी पहुंच जाना चाहिए। लूकान ने उनकी गाड़ी तैयार की और वे बिना देर किए उसमें सवार हो गए। कोई भी इतनी उदास जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता था। ओरियन गाड़ी के आखिर में चढ़ा और रीना और फियोरा के बीच बैठ गया। सब लोग चुपचाप बैठे रहे, माहौल को धीरे धीरे शांत होने दिया। अंधकार। ओरियन ने मन ही मन सोचा। उसने बहुत साफ महसूस किया था कि यह तत्व स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। बस इसका स्वभाव है कि यह दूसरे तत्वों को अपने साथ सड़ा देता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश का होता है। लेकिन इससे प्रकाश अच्छा या अंधकार बुरा नहीं हो जाता। अंततः यह सब इन तत्वों के उपयोगकर्ताओं पर निर्भर करता है। इस बार अंधकार के बारे में मेरी समझ काफी बढ़ गई है। मैं शायद जागृति रून बना सकूं। लेकिन इसके लिए मुझे रूनिक भाषा सीखनी होगी। आखिरकार मुझे इंतजार करना ही होगा। उसने मन ही मन अपना सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। गाड़ी ने अपनी दिशा बदली और राजधानी की ओर बढ़ने लगी। लूकान आगे बैठा था और लापरवाही से लगाम पकड़े हुए था। समूह आगे बढ़ता रहा, रात में खाना खाने के लिए रुकता और सुबह फिर चल पड़ता। वे किसी दूसरे शहर में नहीं गए क्योंकि एल्ड्रिक उन 2 शहरों में जाने का अपना उद्देश्य पहले ही पूरा कर चुका था। इस समय और अधिक यात्रा करना उनकी यात्रा को अनावश्यक रूप से विलंबित कर देगा। इसके अलावा इस समय ओरियन के लिए और कुछ भी करना केवल नुकसानदेह ही होगा क्योंकि उसने अभी अभी अपने वास्तविक जीवन में पहली बार राक्षसी अनुभव किया था। चलो। ओरियन ने अपने तंबू के अंदर लेटे हुए मन ही मन बुदबुदाया, क्योंकि उसने देखा कि सिस्टम की उल्टी गिनती धीरे धीरे 0 तक पहुंच रही थी। समूह एक बार फिर रात में डेरा डाले हुए था और फियोरा, रीना और ओरियन एक तंबू के अंदर थे। अब तक फियोरा और रीना दोनों ओरियन से बातचीत करने के बाद सो चुकी थी। वह एक तरफ अकेले लेटा हुआ समय देख रहा था, जिसमें केवल कुछ सेकंड ही शेष थे। 12:07। टाइमर की तरफ देखते ही उसकी आंखें उत्सुकता से भर गईं। वह लूमी के वापस आने और नए सिस्टम फीचर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। डिंग। Limitless.x वापस ऑनलाइन है। सिस्टम कोर, लूमी जाग गई है। ओरायन के चेतना सागर में एक मृदु, परिचित आवाज गूंज उठी, जिसमें नींद और खुशी का मिश्रण था। न्यू। हाँ, अंततः। सिस्टम रीबूट पूर्ण। लूमी की आवाज थोड़ी फटी हुई थी, जैसे वह लंबी नींद के बाद खिंचाव महसूस कर रही हो। मास्टर जी, मैं वापस आ गया। क्या आपको मेरी याद आई? बिल्कुल आई। देखो, आप टाइमर को घूर रहे हो। ओरियन अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आने से नहीं रोक सका। उसका दिल सचमुच हल्का हो गया। वैसे ही हमेशा की तरह। तुम बहुत शोर मचाते हो, उसने मन ही मन चंचल स्वर में उत्तर दिया। बस इतना ही मिला? स्वागत में गले भी नहीं लगाया? या लुमीचान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई? उसकी आवाज नाटकीय ढंग से भारी हो गई। पिछली बार जब मैं ऑनलाइन आई थी, तब भी तुमने मुझे भगा दिया था। क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, उसने चुपचाप कहा। क्या इसका मतलब है कि मास्टर लूमी से प्यार करता है? अब चलो, ज्यादा आगे नहीं बढ़ते।
मैंने भी तो ऐसा नहीं कहा था, वह मन ही मन हंसा। हम्मा, मैं तुम्हें किसी दिन पकड़ लूंगा। खैर, मुझे घोषणा करने दो, ढोल बजाओ प्लीज। असीमित सिस्टम V3 पूरी तरह से स्थापित। नई सुविधा अनलॉक। एक परीक्षणों का इतिहास, मास्टर को उसके भाग्य और विश्व घटनाओं के आधार पर खोज जारी करें। 2. द फॉरगॉटन आर्काइव, प्रमुख ट्रिगर्स का सामना करके छिपे हुए इतिहास, प्राचीन जातियों और अवशेष ज्ञान को अनलॉक करें। ओरियन ने पहली नई सुविधा देखकर भौहें चढ़ाई। क्वेस्ट। क्या मुझे ऐसे क्वेस्ट करने के लिए मजबूर किया जाएगा जो मैं नहीं करना चाहता? या उन्हें न करने पर सजा होगी? मास्टर मिशनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकते हैं, और किसी मिशन को अस्वीकार करने या असफल होने पर कोई दंड नहीं होगा। हालांकि ऐसे परिणाम होंगे जो आपको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से या बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ओरियन की भौहें गहरी हो गईं। उसने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, फिर एक गहरी सांस छोड़ी। तो इनामों का क्या? मिशन पूरा करने पर कुछ तो मिलना चाहिए, है ना? बेशक, मिशन पूरा करने के लिए मास्टर को सिस्टम पॉइंट मिलेंगे। ओरियन ने अवाक होकर सिस्टम प्रॉम्प्ट की ओर देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इतना जुआ खेलूं? चिंता मत करो, मास्टर, क्योंकि नया अपडेट आपके लिए SP इस्तेमाल करने के और भी तरीके लेकर आया है। इससे ओरियन की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। ओह, मुझे उनके बारे में बताओ। मास्टर अब इन्वेंट्री बढ़ाने के लिए SP का इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ 900 SP देकर होस्ट 90 और इन्वेंट्री स्लॉट पा सकता है। ओह, क्या मैं 10 SP में एक इन्वेंट्री स्लॉट खरीद सकता हूं? उसने तुरंत पूछा। माफ कीजिए मास्टर, लेकिन यह केवल थोक खरीद के लिए उपलब्ध है। हम्मा, ठीक है। क्या इसे इस्तेमाल करने का कोई और तरीका है, या ये सिर्फ इन्वेंट्री बढ़ाने के लिए है? उसने पूछा। एक और तरीका भी है, गुरुजी। दूसरी नई सुविधा, द फॉरगॉटन आर्काइव, का इस्तेमाल करने के लिए आपको SP की जरूरत होगी। ओरियन ने पुनः नई विशेषता को देखा और सोचा कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। क्या आप इस फीचर के बारे में और जानते हैं? क्या भूल गया है, और यह मुझे वह दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता, गुरुजी। यह आपके भाग्य के चिन्ह का काम है। वह चीज अभी मेरे नियंत्रण से बाहर है। अभी के लिए। हो। अच्छा, तो फिर भूल जाओ। क्या तुम्हें थ्रोन्स के बारे में कुछ पता है? उसने पूछा, जो पिछले कुछ दिनों से उसके दिमाग में चल रहा था। सिंहासन? आपका क्या मतलब है, गुरुजी? मैंने एक अजीब सपना देखा था। उसमें ऊंचे, भव्य खंभे थे और उन खंभों के ऊपर सिंहासन थे। वह लूमी को अपना पूरा सपना सुनाता रहा, उम्मीद करता रहा कि वह उसे कुछ समझाएगी। लेकिन वह जानता था कि यह व्यर्थ है, क्योंकि वह उतना ही जानती थी जितना वह जानता था। मुझे खेद है गुरु, मुझे आपकी विरासत में सिंहासन के बारे में कोई विवरण नहीं मिला, और न ही मैं इसके बारे में जानता हूं। लूमी ने धीरे से, थोड़ी उदास आवाज में कहा। इसकी चिंता मत करो। शायद मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता था जिसके साथ मैं अपना सपना साझा कर सकूं। ओरियन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और आगे कोई सुराग मिलने तक इस मामले को यहीं रहने देने का फैसला किया। क्या मुझे इस अपडेट के बारे में और कुछ जानना चाहिए? उसने नींद में महसूस करते हुए पूछा। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, गुरुजी। तो फिर सो जाओ, उसने मजाकिया लहजे में कहा। नहीं। फिर कभी नहीं। उसने गर्व से घोषणा की। अब से, लूमी पूरी तरह से ऑनलाइन है, पूरी तरह कार्यात्मक है, और भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से और हर अन्य तरीके से आपका समर्थन करने के लिए तैयार है। लूमी का जवाब सुनते ही ओरियन के होंठ फड़क उठे। उसने उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया और चैन की नींद सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। मास्टर, मुझे अनदेखा मत करो। मुझे सोने दो। हमें कल राजधानी जाना है। अब जब तुमने मेरे सिर पर एक नए फीचर का धमाका कर दिया है, तो कौन जाने कब कोई नई खोज शुरू हो जाए, उसने मन ही मन कहा। नुआऊ। शुभ रात्रि।
फियोरा और रीना सुबह सुबह ओरियन से पहले उठ गईं। इधर उधर देखते हुए उन्होंने नींद में ही तंबू ठीक किया और फिर ओरियन की तरफ देखा। धीरे धीरे उनकी तंद्रा दूर हो गई जब रीना ने धीरे से फियोरा से फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब वह हल्का फुल्का लग रहा है? फियोरा ने जल्दी से 2-4 बार सिर हिलाया। इतने समय तक तो उसमें एक अजीब सा भारीपन सा महसूस होता रहा, लेकिन अब वो शांत लग रहा है। वे दोनों कुछ देर तक उसे घूरते रहे। ओह, शायद इसलिए कि वह सो रहा है, रीना ने बिना विश्वास के कहा। फियोरा ने अपना सिर झुकाया लेकिन वह भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। खैर, चलो बाहर चलते हैं और खाना बनाने में मदद करते हैं। हमें मास्टर के लिए बेहतरीन खाना बनाना सीखना होगा, रीना ने खड़े होने से पहले कहा। फियोरा भी शीघ्रता से उसके पीछे तंबू से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद ओरियन जाग गया। उसने अपना ऊपरी शरीर तान दिया। गुड मॉर्निंग, लूमी, उसने धीरे से कहा। सुप्रभात, गुरुजी। सुबह सुबह लूमी कितनी ऊर्जावान दिख रही थी, यह देखकर वह धीरे से मुस्कुराया। वह उठकर तंबू से बाहर चला गया और कैंप फायर के पास बैठकर बातें करते हुए सबको देखने लगा। अरे, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या तुम कल रात इतनी देर तक सोए रहने की वजह से थक गए थे? एल्ड्रिक ने आंख मारते हुए उससे पूछा। ओरियन के होंठ फड़क उठे। मैं देर रात तक जागता रहा क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। सेलेन ने चिंतित भाव से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें कोई समस्या है, प्रिय? मुझे बताओ, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। ओरियन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। कोई गंभीर बात नहीं है, दादी माँ। मैं तो बस आज राजधानी पहुंचने को लेकर उत्साहित था। सेलीन ने राहत की सांस ली। हाँ, तो ये था? एडगर हंसा। आप स्टॉर्मस्पायर में निराश नहीं होंगे, यंग मास्टर। यह एम्पायर्स के बीच भी एक बेहतरीन शहर है और वहां का नज़ारा तो बिल्कुल अलग ही स्तर का है। ओरियन उनके पास आया और बैठ गया। क्या आप राजधानी गए हैं, अंकल एडगर? एडगर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बिल्कुल। यह वाकई अनोखा है। इसे देखकर सदमे से बेहोश न हो जाए, इसके लिए अपने दिल को तैयार रखना। ओरियन ने अपनी गायब दाढ़ी को सहलाने का नाटक किया। मैं समझ गया। लगता है अंकल एडगर राजधानी घूमने पहली बार गए थे और सदमे से चल बसे। ओरियन के ये शब्द सुनकर एडगर के होंठ फड़क उठे। जरा रुको और देखो कि राजधानी कितनी शानदार है। उसने जल्दी से बातचीत खत्म कर दी। उसने इनकार तो नहीं किया है, ओरियन ने मन ही मन सोचा। सेलेन ने आगे कहा, राजधानी में हमारे कुछ परिचित भी हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो वे आपकी मदद कर सकते हैं। ओरियन ने उसकी ओर देखा। ये कौन है? ओह, एक बार उनसे मिलोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। एल्ड्रिक ने तुरंत सेलेन की बात बीच में रोकी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। ओरियन मन ही मन उसकी ओर देखकर हंसी। तो बहुत अच्छा। खाना खाते हुए वे बातें करते रहे। इसके तुरंत बाद वे फिर से निकल पड़े। ओरियन यह देखने के लिए बेताब था कि राजधानी कैसी दिखेगी। एडगर ने उसे इसके लिए बहुत उत्साहित किया था। पूरा दिन समूह शांत इलाके से होते हुए राजधानी के पास एक खास जगह की ओर यात्रा करता रहा। यह एक ड्यूक का इलाका था, हाउस ब्लैकवेल। ओरियन ने रास्ते में कई शैडो एलिमेंट उपयोगकर्ताओं को देखा तथा कुछ स्थानीय लोगों को गुप्त कलाओं के लिए सामान खरीदते देखा। दादाजी, यह ड्यूकडम क्या है? इसे कौन नियंत्रित करता है? उसने एक घुमंतू व्यापारी की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा। वे हाउस ब्लैकवेल के ड्यूकडम में रुके बिना कुछ शहरों से होकर गुजरे थे। एल्ड्रिक ने लापरवाही से गाड़ी से बाहर देखा। ब्लैकवेल? अरे, यह तो बड़ा दिलचस्प ड्यूकडम है। अपने इलाके में वे ज्यादातर छाया तत्व का अभ्यास करते हैं, जबकि कुछ तो बिजली और छाया के प्रति दोहरी लगाव के साथ पैदा होते हैं। ओरियन ने अपना सिर झुकाया। गरज और बिजली में क्या अंतर है? मैंने दोनों के बारे में सुना है, लेकिन मुझे लगता था कि बिजली के बाद आने वाली ध्वनि तो बस बिजली है। एल्ड्रिक हंसा। जादूगरों के लिए भी यही बात है। वे खुद को थंडर मैज कहलाना पसंद करते हैं क्योंकि यह अच्छा लगता है।
असल में यह बिजली का तत्व है, थंडर का नहीं। मुझे देखो, मैं खुद को थंडर मैच कहता हूं क्योंकि लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। सबको सही करने का कोई मतलब नहीं है। यह दुनिया मूर्खों से भरी है। उसने चुपचाप सोचा। खैर, विषय पर वापस आते हैं। ब्लैकवेल अपनी गुप्त गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन शाही परिवार को इसकी परवाह नहीं है जब तक वे थंडरपीक साम्राज्य के प्रति वफादार हैं। एल्ड्रिक ने अपनी बात पूरी की। ओरियन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। तो क्या उन्होंने हाल ही में ऐसा कुछ किया है जिससे लगे कि उनकी वफादारी बदल रही है? एल्ड्रिक ने सिर हिलाया। नहीं, वे हमारे राज्य के प्रति पूरी तरह वफादार हैं। इसीलिए उन्हें ये सब करने की इजाजत है और राज्य उनके मामलों में ज्यादा दखल नहीं देता। तो यहाँ ड्यूक कौन है? उसने फिर पूछा। अपना मुफ्त बोनस प्राप्त करें। तत्काल भुगतान, कोई शुल्क नहीं, विशाल पुरस्कार। ड्यूक नहीं, डचेस, एल्ड्रिक ने हंसते हुए कहा। डचेस यसारा ब्लैकवेल परिवार पर अकेले शासन करती हैं। अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने बागडोर संभाली और तब से वही नियंत्रण में है। सेलीन ने ओरियन की ओर देखा और कहा, पहले तो सभी कुलीन घरानों ने सोचा था कि ब्लैकवेल का पतन यसारा से शुरू होगा। वह धीरे से हंसी। हालांकि उस युवा लड़की ने सभी को गलत साबित कर दिया और इस राज्य में ब्लैकवेल घराने की स्थिति को और भी मजबूत कर दिया। ओरियन ने सम्मान से सिर हिलाया। सचमुच सम्मान की पात्र महिला। तो क्या ब्लैकवेल हाउस बिजली और छाया तत्व में विशेषज्ञता रखता है? एल्ड्रिक जोर से हंसा। बाहर वाले तो यही सोचेंगे, लेकिन हाउस ब्लैकवेल के सदस्य असल में मानसिक हेरफेर, भ्रम और बिजली आधारित आत्मा कलाओं के विशेषज्ञ हैं। वे आत्मा कलाओं के असली अभ्यासी हैं जिन्होंने बिजली को अपनी आत्मा तकनीकों में समाहित करना सीख लिया है। ओरियन ने भौहें चढ़ाई। क्या हम स्पिरिट आर्ट्स में एलिमेंटल मैना को मिलाकर सीधे आत्मा पर हमला कर सकते हैं? सेलीन ने सिर हिलाया। जरूर, प्रिय। मन के उपयोग असीमित हैं, बस जरूरत है तो एक सक्रिय कल्पना शक्ति की। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। लगता है मैं अकादमी में ब्लैकवेल हाउस के सदस्यों से मिलूंगा। सेलिन की आंखें चमक उठीं। क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे ब्लैकवेल परिवार के वारिस ने थंडरहॉल अकादमी के निषिद्ध अभिलेखागार में घुसने की कोशिश की थी? हे, उसके बाद यसारा ने वारिस बदल दिया। नई वारिस निस ब्लैकवेल है। शायद तुम उसके साथ अच्छी तरह घुल मिल जाओ। या नहीं? ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे इतना मजा आ रहा है? ओरियन ने सेलीन की चमकती आंखों को देखते हुए मन ही मन सोचा। ठीक है, जब मैं अकादमी में शामिल हो जाऊंगा तो हम इस बारे में देखेंगे। ओरियन इस विषय पर अधिक विस्तार से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। सेलिन हल्के से मुस्कुराई और विषय पर आगे बात नहीं की। जब सेलिन ने निस का जिक्र किया तो फियोरा और रीना ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। समूह ड्यूकडम से निकलकर शाही राजधानी की ओर चल पड़ा। वे साफ देख सकते थे कि लोगों और कारवां की संख्या बढ़ गई थी। यहां तक कि विभिन्न प्रजातियों की संख्या भी बढ़ गई थी। ओरियन ने राजधानी शहर की ओर आते हुए कई अलग अलग प्रजातियों को देखा। फॉक्सकिन, वोल्फकिन, लायनकिन, कैटकिन, बौने, गोबलिन, वुड एल्व्स, ग्नोम्स, लामिया और अन्य प्रजातियां अक्सर सड़क पर देखी गईं। उसने यह सब कुछ मंत्रमुग्ध होकर देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में इतनी सारी जातियां होंगी, हालांकि उसने इनके बारे में लाइब्रेरी में पढ़ा था। यह सचमुच एक काल्पनिक दुनिया है, उसने मन ही मन सोचा। गुरुजी, क्या आपको अभी तक कोई प्रजाति पसंद आई है? हाँ, बिल्कुल। मुझे जो कुछ भी दिख रहा है वह सब पसंद आ रहा है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। क्या मैं सुझाव दे सकता हूं, गुरुजी? आपको सबसे पहले अपने हरम के लिए एक लोमड़ी की नस्ल ढूंढनी चाहिए। वे प्रबंधन में सबसे कुशल हैं और सबसे बुद्धिमान प्रजातियों में से एक हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ओरियन ने सिर हिलाया। मुझे दूसरों से मिलाने की कोशिश बंद करो। मैं अभी किसी रिश्ते में नहीं पड़ सकता। क्यों? ओरियन ने सोच सोचकर एल्ड्रिक और सेलेन को कनखियों से देखा।
शायद इसलिए कि मैं अभी 2 महीने का हूं। खैर, मुझे पहले अपने लिए एक हैसियत बनानी होगी। मैं सिर्फ दादा दादी के भरोसे नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मेरी अपनी कोई औकात नहीं होगी तो मैं हरम बनाने की बात भूल ही जाऊंगा। मुझे लगता है यह सच है। अगर आपको अभी एक भी सदस्य मिल गया तो बाद में हरम बनाने में दिक्कत होगी। तब जटिलताएं बढ़ सकती हैं। उसने मन ही मन सिर हिलाया, बिल्कुल। इसीलिए मैं फियोरा और रीना के साथ आगे नहीं बढ़ रहा हूं। वरना तुम्हें लगता है कि मैं उन पर कब्जा नहीं कर सकता था? मेरी पत्नियां भी सामान्य महिलाएं नहीं हो सकती। उन्हें अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होना जरूरी है, भले ही मुझे उन्हें खुद प्रशिक्षित करना पड़े। इसलिए इसके लिए मुझे पहले खुद को उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा। आपने वास्तव में इस पर विचार किया, गुरुजी? फिर लूमी को कितना सदमा लगा यह देखकर वह मन ही मन हंसा। खैर, मुझे मेरी स्टेटस स्क्रीन दिखाओ। उसे देखे हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। असीमित प्रणाली V3 लूमी। होस्ट ओरियन हेलस्टॉर्म प्राइमस जालजारियन ड्रैकोनिस। शीर्षक पूर्ण प्राणी, सीमा तोड़ने वाला, 2 सिंहासनों का उत्तराधिकारी। आयु 1/9000, आत्मा आयु 20। रक्तरेखा मानव सम्राट, थंडर ड्रैगन सम्राट, अग्नि ड्रैगन सम्राट। काया मानव सम्राट का संविधान, अग्नि ड्रैगन सम्राट का संविधान, थंडर ड्रैगन सम्राट का संविधान। आत्मा मानव सम्राट की आत्मा, अग्नि ड्रैगन सम्राट की आत्मा, थंडर ड्रैगन सम्राट की आत्मा। रैंक जागृत बटा हैचलिंग। मन चैनल 9 आदिम मन चैनल, सार्वभौमिक रूप से अनुकूलनीय नलिकाएं जो सभी ज्ञात ऊर्जा रूपों को प्रसारित करने में सक्षम हैं। निष्क्रिय क्षमताएं। भाग्य का निशान। 9 सबसे खूबसूरत एशियाई महिलाएं। क्या रचनाएं हैं सबसे खास? क्या यह निकोल किडमैन की सबसे अजीब फिल्म है? हो सकता है। क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के प्रशंसक यह देखकर हैरान थे कि अब वह कैसी दिखती है। फायर एफिनिटी टियर 7, थंडर एफिनिटी टियर 7, सभी अन्य तत्वीय समानताएं स्तर 6। ड्रैकोनिक इंस्टिंक्ट द मिथ, ड्रैगन की ताकत, सर्वोच्च मानसिक सहन शक्ति, सक्रिय क्षमताएं, रहस्योद्घाटन की आंख, मूल्यांकन और रक्तरेखा विश्लेषण। फायर ड्रैगन की सांस, थंडर ड्रैगन की सांस। खजाने। सोलपियर्सर तलवार, आत्मा से बंधी। बोन स्टील तलवार, उच्च श्रेणी का खजाना। इन्वेंट्री 8/10। क्षतिग्रस्त विश्व वृक्ष बीज। अजीब पत्थर, -600 टन मास। बोन स्टील तलवार, उच्च श्रेणी का खजाना। घिसेपिटे जूते, सामान्य ग्रेड। बीस्ट फर बॉल, कॉमन ग्रेड। फटी हुई पशुखाल, सामान्य ग्रेड। मुनबेरी X9 983, सामान्य ग्रेड। जुआ 11 ड्रॉ इस्तेमाल हो चुके हैं, 7 SP बचे हैं। परीक्षणों का इतिहास 0 खोजें। द फॉरगॉटन आर्काइव। ओरियन ने सिस्टम स्क्रीन पर जल्दी से नजर डाली। नया शीर्षक है ना? चाइल्ड ऑफ 2 थ्रोन्स। शीर्षक पढ़कर उसे अपना सपना याद आ गया। गुरुजी, आपने मुझे स्वप्न सुनाया, उसके बाद मैंने शीर्षक जोड़ा। हालांकि शीर्षक का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता कि यह क्या है। तो मैं खिताब तो जीत सकता हूं, पर वो भी बेकार हो सकते हैं। कोई बुरी बात नहीं। मुझे भी अपने लिए कुछ अच्छे खिताब देखना अच्छा लगता है। हीर ऑफ 2 थ्रोन्स मेरे कानों में मीठी घंटी बजाता है। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वे चलते हुए बातचीत करते रहे। वाह, क्या यह राजधानी है? रीना ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। ओरायन थोड़ा आगे झुक गया और दूर तक देखने लगा। यहां से भी इस दृश्य ने उसकी सांसें रोक ली। उसकी गाड़ी से पूरा शहर वज्र पत्थरों और दिव्य धातुओं से तराशे गए एक विशाल किले जैसा लग रहा था। उसकी ऊंची मीनारें आकाश में सर्पिलाकार उठ रही थीं और उन पर बिजली की धुंध का एक घूमता हुआ गुबार छाया हुआ था। विशाल शहर के बिल्कुल मध्य में शाही गढ़ चारों ओर स्तंभों वाली विशाल संरचनाओं के ऊपर जमीन से ऊपर तैर रहा था, जबकि निचला शहर झिलमिलाते सघन छलों के रूप में बाहर की ओर फैला हुआ था।
वे शाम के समय शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे ताकि वे पूरे शहर में तैरती हुई मन लैंप की रोशनी को देख सकें जो अंधेरे को रोशन कर रही थी। स्टॉर्म स्पायर, शाही शहर। ओरियन ने विस्मयकारी दृश्य को देखते हुए विस्मय से कहा। किंवदंतियों के अनुसार स्टॉर्म स्पायर का शाही परिवार शाही गढ़ के मध्य में एक स्काई रिफ्ट को दबा रहा था। कितना अद्भुत! मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस लुभावने शहर को बनाने में कितना समय और जादू लगा होगा। शहर की अंगूठी जैसी संरचना को देखते हुए उसने मन ही मन सोचा। राजधानी की ओर जाने वाली चौड़ी सड़कें धड़कते दिल के आगे की नसों की तरह हलचल कर रही थीं। माल और खजाने ले जाते व्यापारी कारवां, पालतू घोड़ों पर सवार पशु, भारी मैना मशीनें ले जाते बौने इंजीनियर, चमचमाती मालवाहक गाड़ियों की रखवाली करते योगिनी तीरंदाज, गुजरते साहसी लोगों को अपनी छोटी छोटी चीजें बेचते बौने तथा काले लबादों में लिपटे भाड़े के सैनिकों के दल दूर दूर तक दिखाई देते थे। आकाश में ओरायन को उड़ते हुए जानवरों के वाहन दिखाई दे रहे थे जिन पर अभिजात वर्ग और अन्य धनी व्यापारी सवार थे। साथ ही उसने कुछ छोटे पिक्सीज पक्षियों को पत्र वितरित करते या बस अपने रास्ते पर जाते हुए भी देखा। पॉलिश किए हुए स्टॉर्मस्टील कवच पहने सैनिक सड़कों पर गश्त कर रहे थे, व्यापारियों के लाइसेंस की जांच कर रहे थे और बढ़ती भीड़ के बीच व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे थे। चौकियों के पास विशाल मनद्वार ऊर्जा से चटक रहे थे, प्रवेश और निकास को नियंत्रित कर रहे थे। हर कोई द्वारों से आ रही एक सूक्ष्म दमनात्मक ध्वनि को महसूस कर सकता था जो दर्शाता था कि थंडर पीक साम्राज्य की तकनीक कितनी प्रभावशाली थी। अब यह, ओरियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह प्रचार के अनुरूप है। हे। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है, गुरुजी? स्टॉर्म स्पायर मानव साम्राज्यों की राजधानियों में प्रथम स्थान पर है। लूमी ने उत्साह से कहा। बेहतर होगा कि आप भी एक शानदार प्रवेश करें। ओरियन मन ही मन मुस्कुराया, उसकी आंखों में दूर स्थित तूफान से घिरे शहर का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। अभी तक नहीं। वह सीट पर पीछे की ओर झुक गया और दूर से चमकती बिजली को बादलों पर चांदी और सुनहरा रंग डालते हुए देखने लगा। मेरे पास अभी तक कोई निजी पूंजी नहीं है जिससे मैं एक शानदार शुरुआत कर सकूं। सबसे पहले मुझे यहां अपना नाम बनाना होगा। थंडरहॉल अकादमी एक अच्छी शुरुआत है। सेलेन ने उसकी शांत मुद्रा देखी और उसके कंधे पर अपना कोमल हाथ रखते हुए धीरे से मुस्कुराई। चिंता मत करो, प्रिय। उस शहर में तुम्हें जो भी तूफान झेलना पड़े, तुम उनका सामना अकेले नहीं करोगे। और मुझे शक है कि यहां कोई ऐसा तूफान आएगा जिसका समाधान न हो सके। एल्ड्रिक ने दृढ़ता से सिर हिलाया और इसके आकार से बहुत ज्यादा हैरान मत होइए। याद रखिए, अगर नींव सड़ जाए तो सबसे ऊंची मीनारें भी गिर सकती हैं। और हाँ, यह दुनिया का सबसे बड़ा शहर नहीं है। ओरायन मुस्कुराया, उसे दोनों ओर से हल्की गर्माहट महसूस हुई। हाँ, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, मैं अभी अकेले उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। गाड़ी के पहिए आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे शहर के द्वार तक पहुंचते गए। अवास्तविक है ना? एल्ड्रिक ने गर्व से पूछा। बूढ़े आदमी, तुम्हें किस बात पर गर्व है? तुमने यह शहर नहीं बनाया। सेलेन ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा और पूछा। एल्ड्रिक ने खांसते हुए कहा, इस राज्य के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, इसलिए निश्चित रूप से मुझे गर्व होगा। ओरियन उनकी बातचीत पर हंसते हुए बोला, यह शहर सचमुच कुछ और ही है। ब्राइटगेट सिटी देखने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजधानी शहर इससे इतना बेहतर होगा। यही तो मैं उम्मीद कर रहा था। एल्ड्रिक ने सिर हिलाया। यह शहर सभी मानव साम्राज्यों में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, और अगर हम मानव साम्राज्यों के शहरों को भी ध्यान में रखें तो भी इसकी रैंकिंग काफी ऊंची है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप इसकी भव्यता से दंग रह जाएंगे। थंडर पीक का शासक राजा कौन है? उसने उत्सुकता से पूछा। अब जब वे आखिरकार शाही राजधानी पहुंच गए थे तो वह शाही परिवार के बारे में और जानना चाहता था। एल्ड्रिक ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, हम शासक कबीला स्टॉर्मरेंड है। अकादमी में तुम्हें उनके बारे में और पता चलेगा। वे अपने युवा कबीलों को भी अकादमी भेजते हैं। अरे, ये तो इतनी कुलीन अकादमी है। ओरियन ने भौहें चढ़ाई। अब तक तो वो यही समझता था कि थंडरहॉल अकादमी सिर्फ कुलीन घरानों के लिए है, लेकिन अब जब शाही परिवार भी इसमें शामिल हो गया था
तो समझ गया कि ये अकादमी असली है। अब वह अकादमी में शामिल होने के अपने उत्साह को दबा नहीं सका। सेलिन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जब हम व्यवस्थित हो जाएं, तो तुम जब चाहो अकादमी में शामिल हो सकते हो। मुझे और तुम्हारे दादाजी को राजधानी आए हुए काफी समय हो गया है। ओरियन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। गाड़ियां दूसरे व्यापारियों और कारवा के साथ साथ चलीं और फिर अलग हो गईं। अरे, अगर हम जल्दी प्रवेश कर सकते हैं तो फिर देरी क्यों करें? एल्ड्रिक ने अन्य लोगों की प्रतिक्रिया देखकर हंसते हुए कहा। एल्ड्रिक को मस्ती करते देख ओरियन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सेलिन उसकी हरकतों पर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी, जबकि रीना और फियोरा दोनों खिड़की से बाहर देख रही थीं, विशाल शहर को करीब आते हुए देख रही थीं। जल्द ही वे गेट पर पहुंच गए। ओरियन, फियोरा और रीना सभी ने गेट से अपने ऊपर दबाव महसूस किया। ओरियन ने अपना सिर उठाया और खिड़की से बाहर विशाल द्वारों की ओर देखा। क्या द्वार कमजोर प्राणियों पर ज्यादा दबाव डालते हैं? यह तो समझ में आता है। क्या यह नस्लीय दमन है या सर्वव्यापी दमन? एल्ड्रिक ने अपना हाथ हिलाया और एक मंतरंग छोड़ी, जिसने गाड़ी के अंदर बैठे तीनों को ढक लिया। गेट पर खड़े गार्ड सीधे खड़े हो गए, उनमें से प्रत्येक के चेहरे से छठे स्तर के गार्ड की आभा निकल रही थी, जबकि सामने गार्ड कैप्टन के चेहरे से सातवें या यूं कहें कि आरोही स्तर के गार्ड की आभा निकल रही थी। वह एक कदम आगे बढ़ा और आदरपूर्वक गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आदरणीय महोदय कौन हैं? एल्ड्रिक ने बिना समय गवाए अपना टोकन उसकी ओर फेंका। गार्ड कैप्टन ने उसे पकड़ लिया और गौर से देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से झुककर कहा, मेरी बदतमीजी के लिए माफ कर दीजिए, कृपया यहां से चले जाइए। उन्होंने जल्दी से दोनों गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया और सम्मानपूर्वक टोकन एल्ड्रिक को वापस सौंप दिया। दादाजी, यह कौन सा टोकन है? यह तो बहुत काम का लगता है, ओरियन ने उत्सुकता से पूछा। ओह, यह तो कुछ खास नहीं है। अगर तुम यहां कुछ अच्छा करोगे तो यह तुम्हें जल्दी भी मिल जाएगा। एल्ड्रिक ने हाथ हिलाया और टोकन वापस अपनी स्पेशियल रिंग में फेंक दिया। ओरियन ने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में अधिक पूछने पर जोर नहीं दिया, बल्कि उत्सुकता से शहर के अंदर के दृश्य को देखने लगा। डिंग। नई खोज शुरू। क्वेस्ट का नाम, भाग्य सुलझाना आए, भाग्य को बांधे। क्वेस्ट विवरण। स्टॉर्मस्पायर की राजधानी में कहीं एक विशेष महिला योगिनी बेची जा रही है। वह मेजबान की भविष्य की यात्रा में उसकी बहुत मदद कर सकती है। और आने वाले तूफानों से बचने के लिए आपको अपना पहला कदम उठाना होगा और अपने उद्देश्य से जुड़ी एक आत्मा का दावा करना होगा। उद्देश्य। स्टॉर्मस्पायर में प्रवेश करने के 48 घंटों के भीतर एक वफादार एल्फ साथी, दास, अनुबंध या अन्यथा प्राप्त करें। समय सीमा 47 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड शेष डॉट। इनाम +200 SP। असफलता का परिणाम, योगिनी को किसी और को बेच दिया जाएगा। ताड़ा। मास्टर की पहली असली खोज आ गई है। जल्दी जल्दी किसी और के छीन लेने से पहले एक खूबसूरत एल्फ वाइफू को ढूंढो। ओरियन ने सिस्टम स्क्रीन पर 2 बार पलकें झपकाईं। क्या तुम सच में गंभीर हो? वह मन ही मन लगभग चिल्लाया। अरे, क्या हुआ, गुरु? ये तो ठीक-ठाक खोज लग रही है। उसने असमंजस में पूछा। हाँ। यह बेतुका मिशन क्यों? उसने अपना माथा रगड़ा। मैं तो अकादमी में शीर्ष पर पहुंचने या राजधानी में अपनी नींव रखने जैसी उम्मीद कर रहा था। लेकिन यह? हाँ। क्या आप भी कर सकते हैं? आपको कौन सा प्यारा सा छोटा सा फूड टैटू चुनना चाहिए? हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माफ कीजिए, गुरुजी, लेकिन मुझे इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि आपको कौन से प्रश्न दिए जा रहे हैं। यह सीधे आपके भाग्य से जुड़ा है। खैर, मेरे पास समय है। मैं कल अंकल एडगर के साथ उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। उन्हें इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। उसने मन ही मन सिर हिलाया और फैसला किया। वाह! यही तो जोश है, गुरु। आप कर सकते हैं। ओह! गाड़ी शीघ्र ही शहर में प्रवेश कर गई और ओरायन की नज़र में सबसे पहले जो चीज आई,
वह आश्चर्यजनक रूप से एक सामान्य क्षेत्र था। वह देख सकता था कि आम लोग इधर उधर टहल रहे हैं, जबकि गाड़ियां शहर के अंदर तक जा रही हैं। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की कि कहीं दूर कुछ अलग तो नहीं है, लेकिन उसकी नज़र में वही शांत नज़ारा आया। दादाजी, शहर के अंदर का दृश्य मेरी अपेक्षा से इतना अलग क्यों है? उसने एल्ड्रिक से पूछा। एल्ड्रिक ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, तुम क्या उम्मीद कर रहे थे कि आम लोग आसमानी इमारतों में रहेंगे? ओरियन के होंठ फड़कने लगे। शहर की दीवारों से उसे अंदर शाही महल और खंभों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे इससे भी ज्यादा शानदार दृश्य की उम्मीद थी। हा, आप निराश नहीं होंगे। एल्ड्रिक जोर से हंसा और बोला, शहर 5 हिस्सों में बनता है। सबसे बाहरी घेरा आम लोगों और निवासियों के लिए है। चौथा घेरा कारीगरों और व्यापारियों के लिए है। यहाँ उनके अलग अलग संघ और गिल्ड हैं, जैसे एडवेंचरर गिल्ड, बीस्टमास्टर गिल्ड, समनर गिल्ड वगैरह। वह रुका। और असली बात तीसरे घेरे से शुरू होती है, जहां कुलीन और सैनिक रहते हैं। यहाँ कुलीनों के साथ साथ उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों के अड्डे भी हैं, और इस राज्य का जादूगर टावर भी। जादूगरनी के टावर का जिक्र सुनते ही ओरियन की भौहें तन गईं। उसे आश्चर्य हुआ कि लोग वहां क्या करते होंगे। प्रयोग? शोध? एल्ड्रिक की आवाज भारी हो गई। फिर दूसरा घेरा आता है, इसमें राज्य के मुख्य लोग रहते हैं। थंडरहॉल अकादमी, ड्यूक हाउस, मार्क्वेस एस्टेट्स। यहीं इस राज्य की मुख्य शक्ति निवास करती है। ओरियन ने यह स्थान अपने लिए नोट कर लिया क्योंकि वह शीघ्र ही थंडरहॉल अकादमी जाने वाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। फिर आता है आखिरी पहला घेरा, जहां शाही गढ़ है। ज्यादातर लोगों को अपनी पूरी जिंदगी में उस जगह में जाने का सौभाग्य नहीं मिलता, लेकिन जिन्हें मिला है वे उसकी तारीफ करते नहीं थकते। उन्होंने अपनी बात खत्म की और कुछ ही मिनटों में पूरे शहर का नक्शा समझा दिया। ओरियन का चेहरा सोच में पड़ गया। क्या दादाजी ने नहीं कहा था कि थंडरहॉल अकादमी के पास उनकी एक हवेली है? क्या इसका मतलब है कि दूसरी रिंग में भी उनकी एक हवेली है? उसने उस बात पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी। हम्मा। तो इसका मतलब है कि वह कम से कम मार्क्विस हाउस या ड्यूक हाउस के बराबर तो है ही। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, यह सोचकर कि उसके दादाजी कितने ताकतवर थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी 5वें घेरे से निकलकर चौथे घेरे में पहुंच गई। ओरियन ने देखा कि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा रईस नजर आने लगे, पैदल चलने वाले आम लोगों की संख्या में तेजी से कमी आ रही थी। इनमें बैरन से लेकर अर्ल तक शामिल थे, और कभी कभार मार्क्विस हाउस भी दिखाई देते थे। उनके दल की विशालता के कारण उन्हें पहचानना आसान था। लेकिन उन्होंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अभी तक उनसे बातचीत करने की योजना नहीं बनाई थी। दादाजी, क्या राजधानी में उड़ान भरना प्रतिबंधित है? उसने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उसने किसी को भी उड़ते हुए या यहां तक कि उड़ने वाली पशु गाड़ी भी नहीं देखी थी। एल्ड्रिक ने सिर हिलाया। हाँ, शाही राजधानी में किसी को भी उड़ने की इजाजत नहीं है। आखिरकार, अगर कोई भी उड़ सके तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ओरियन ने सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखना जारी रखा। गाड़ी चौथे घेरे में अपनी स्थिर गति से चलती रही, तथा सुरुचिपूर्ण गिल्ड हॉल, विदेशी वस्तुओं से भरे बाजारों तथा विभिन्न जातियों के साहसी लोगों से भरे जीवंत शराबखानों से होकर गुजरी। ओरियन ने शहर के दृश्य को देखा और हर नई जगह को गहरी दिलचस्पी से देखा। हम शीघ्र ही अपने भवन में पहुंच जाएंगे, एल्ड्रिक ने घोषणा की और ओरियन का ध्यान वापस गाड़ी के अंदर खींच लिया। दादाजी, आपका मकान दूसरे रिंग में है ना? ओरियन ने अपने पहले के विचारों की पुष्टि करते हुए पूछा। सुसान लूसी के साथ क्या हुआ? क्या आपको ऐसा लगता है कि हॉलीवुड की सभी हस्तियां एक जैसी दिखती हैं? 15 तस्वीरें जो आपको दोबारा देखने पर मजबूर कर देंगी। सच में, एल्ड्रिक ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाकर जवाब दिया। यह थंडरहॉल अकादमी के काफी पास है, इसलिए जब आप इसमें शामिल होंगे तो आपके लिए सुविधाजनक होगा। ओरियन ने प्रशंसा से मुस्कुराते हुए कहा, आपने वाकई बहुत आगे की सोची, दादाजी। सेलिन धीरे से हंसी, जरूर, प्रिय। क्या तुमने सोचा था कि हम कोई असुविधाजनक जगह चुनेंगे? गाड़ी ने तीसरे घेरे में आराम से प्रवेश किया,
जहां वास्तुकला में एक उल्लेखनीय बदलाव देखा जा सकता था। यहां इमारतें ज्यादा भव्य और अलंकृत थीं, दीवारों पर बारीक नक्काशी और जादुई चीजें धीरे धीरे चमक रही थीं। सैन्य गश्तें अधिक होने लगीं और ओरायन हवा में दबाव महसूस कर सकता था, अधिकार और व्यवस्था की भावना। मैच टॉवर के पास से गुजरते हुए ओरियन की आंखें मोहित होकर चौड़ी हो गईं। टॉवर आकाश की ओर शान से उठ रहा था, उसकी दीवारें अनगिनत रूनों से जगमगा रही थीं। इसके चारों ओर जादुई ऊर्जा की धाराएं बह रही थीं, जिससे एक विस्मयकारी दृश्य उत्पन्न हो रहा था। मैच टॉवर में वास्तव में क्या होता है? ओरियन ने अपनी जिज्ञासा को दबा न पाते हुए पूछा। एल्ड्रिक ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, अनुसंधान, प्रयोग और श्रेष्ठ जादूगरों का प्रशिक्षण। थंडर पीक किंगडम में जादुई प्रगति का मूल यही है। शायद किसी दिन तुम खुद वहां जाओगे। इस संभावना से ओरायन की आंखें उत्साह से चमक उठीं, वह पहले से ही अपने मन में भविष्य की यात्राओं की योजना बना रहा था। आखिरकार गाड़ी दूसरे घेरे के प्रवेश द्वार के पास पहुंची। प्रवेश द्वार पर तैनात गार्डों ने तुरंत एल्ड्रिक का टोकन पहचान लिया और सम्मानपूर्वक सलामी देते हुए उन्हें अंदर जाने दिया। जैसे ही वे दूसरे घेरे में दाखिल हुए, ओरियन को एक और स्पष्ट बदलाव महसूस हुआ। सड़कें बेदाग थीं, खूबसूरत बगीचों और शानदार हवेलियों से सजी हुई। कुलीन संपदाओं में उनके शिखर प्रमुखता से प्रदर्शित होते थे और शक्तिशाली योद्धा उनकी सुरक्षा में रहते थे। ओरायन हर दिशा से असंख्य शक्तिशाली आभाओं को महसूस कर सकता था और हर हवेली छिपे हुए ड्रैगन का अड्डा थी। यह जगह अद्भुत है, रीना ने आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए कहा। फियोरा ने सहमति में सिर हिलाया और चुपचाप दृश्यों को निहारने लगी। गाड़ी आखिरकार धीमी हुई और एक निजी सड़क पर मुड़ गई जो एक शानदार हवेली की ओर जाती थी। यह हवेली बहुत ही भव्य थी और इसकी वास्तुकला उस इलाके की सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला में से एक थी। यह संपत्ति हरे भरे बगीचों और ऊंची सुरक्षात्मक दीवारों से घिरी हुई थी, जिन पर जटिल चिन्ह उत्कीर्ण थे। हमारे स्टॉर्मस्पायर निवास में आपका स्वागत है, एल्ड्रिक ने गर्व से घोषणा की जब गाड़ी हवेली के मुख्य द्वार के सामने रुकी। नौकर जल्दी से पास आए, गाड़ी के दरवाजे खोले और समूह को बाहर निकलने में मदद की। ओरियन नीचे उतरा और ताज़ी, मन से भरपूर हवा में गहरी सांस ली। वह उन परिचित नौकरानियों और बटलरों को देखकर थोड़ा मुस्कुराया जो उससे पहले जा चुके थे। वह संपत्ति के चारों ओर मौजूद शक्तिशाली सुरक्षात्मक संरचनाओं को महसूस कर सकता था। यह सुंदर है, ओरियन ने ईमानदारी से प्रशंसा की। एल्ड्रिक खिलखिलाकर हंसा। मुझे खुशी है कि तुमने मंजूरी दे दी। अब से यही तुम्हारा घर होगा, ओरियन। ओरियन को अपने सीने में गर्माहट महसूस हुई, वह धीरे से मुस्कुराया। शुक्रिया, दादाजी। दादी माँ। सेलेन ने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और धीमी आवाज में कहा, हम अपने प्यारे पोते को सिर्फ अकादमी पहुंचने के लिए पूरे शहर में कैसे दौड़ने दे सकते हैं? तुम सबसे अच्छे के हकदार हो। अब तुम फियोरा और रीना के साथ हवेली घूम सकते हो। और कल तुम एडगर के साथ शहर घूम सकते हो। ओरियन की आंखें चमक उठीं, यही तो वह चाहता था। वह कल शहर घूमने के लिए बेताब था। अच्छा, इससे शायद मैं यह खोज पूरी कर सकूंगा। इस बीच फियोरा और रीना की आंखें खुशी से चमक उठीं। वे भी ओरियन के साथ हवेली घूमने के लिए उत्सुक थीं। एडगर, लूकन और हेलेना एक तरफ खड़े होकर तीनों के उत्साह को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ओरियन हवेली के अंदर दाखिल हुआ, फियोरा और रीना उसके पीछे पीछे चल रही थीं, उनकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। आंतरिक भाग अद्भुत था, प्रवेश कक्ष के दोनों ओर ऊपर की ओर जाती हुई भव्य सीढ़ियां, संगमरमर के फर्श पर मृदु, गर्म चमक बिखेरते जटिल मैना लैंप और कलात्मक नक्काशी से भरी ऊंची छतें। मालिक, कितनी खूबसूरत हवेली है। इसके आगे तो आपका पिछला घर किसी भिखारी के गत्ते के घर जैसा लग रहा है। उसकी बात सुनकर ओरियन के होंठ फड़क उठे। क्या तुम्हें मुझे मेरे पिछले जीवन की याद दिलानी है? वह तो पीछे छूट चुका है। यह है। ओरियन ने मन ही मन सिर हिलाया और अंदर चला गया। सबसे पहले एक मददगार नौकरानी के मार्गदर्शन में वे पुस्तकालय की ओर बढ़े। तुम दोनों कल हवेली का नक्शा सीख लो, तुम ही मुझे मार्गदर्शन दोगे, ओरियन ने मुस्कुराते हुए कहा। रीना और फियोरा ने थोड़ा झुककर सहमति में कहा,
जी, मास्टर। नौकरानी ने लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला, उससे पहले ओरियन ने सिर हिलाया। ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियों से भरे विशाल कक्ष में दाखिल होते ही तीनों की आंखें चौड़ी हो गईं। हर जगह प्राचीन दिखने वाली किताबें और स्क्रॉल सजे हुए थे, विषयवार क्रमबद्ध। वह उत्साह से भरी मुस्कान को दबा नहीं पाया। यह अविश्वसनीय है, उसने धीरे से बुदबुदाया, क्योंकि वह पहले से ही खुद को पुस्तकालय में बंद करके इस सारे ज्ञान को आत्मसात करने के बारे में सोच रहा था। फियोरा और रीना ने भी इधर-उधर देखा। उन्हें नौकरानियों के लिए तरह तरह के व्यंजनों और दूसरी चीजों से भरा एक सेक्शन मिला। उनकी आंखें चमक उठीं, उन्होंने बाद में खाली समय में यहां आकर पढ़ाई करने का फैसला किया। इसके बाद दासी उन्हें प्रशिक्षण कक्ष में ले गई। यह विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर तरह तरह के हथियार और प्रशिक्षण उपकरण लगे हुए थे। गहन प्रशिक्षण के लिए कक्ष को सुदृढ़ बनाने हेतु चारों दिशाओं में जादुई आकृतियां उकेरी गई थीं। कमरे के बीचों बीच अभ्यास के लिए तैयार डमी खड़े थे। ओरियन को इन संभावनाओं से रोमांच का एहसास हुआ। आखिरकार पूरे मन से प्रशिक्षण लेने के लिए एक अच्छी जगह मिल ही गई, उसने उत्साह से कहा, और पास में रखी प्रशिक्षण तलवार का वजन परखने लगा। रीना और फियोरा पीछे खड़े होकर ओरायन के उत्साह को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें प्रशिक्षण में उतनी रुचि नहीं थी जितनी ओरियन को थी, वे तो बस इतना चाहते थे कि उसकी उचित सेवा करें और शायद बस उसके साथ ही रहें। नौकरानी उन्हें दुर्लभ, जादुई पौधों से भरे एक विशाल ग्रीनहाउस की ओर ले गई। जैसे ही ओरियन अंदर गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, सुगंधित खुशबू ने तुरंत उसे घेर लिया। चटक रंगों में विदेशी फूल खिले हुए थे, और बगीचे में कतारों से लगे, सावधानी से उगाए गए पेड़ों पर अनोखे, मन से भरपूर फल लटक रहे थे। यहां तक कि हवा भी उच्च गुणवत्ता वाले मन से सराबोर लग रही थी। अविश्वसनीय, ओरायन ने धीरे से एक पौधे की पत्तियों को छूते हुए कहा, जो एक हल्की नीली चमक के साथ चमक रही थी। युवा स्वामी, इनका इस्तेमाल तरह तरह की औषधियों और नुस्खों में होता है, नौकरानी ने आदरपूर्वक समझाया। लेडी सेलिन ने हमें इनकी वृद्धि पर नजर रखने को कहा है। जब वह यहां थीं, तो खुद इन्हें उगाती थीं। दादी माँ करती हैं? ओरियन ने आश्चर्य से लेकिन प्रसन्न होकर पूछा। उन्होंने मुझसे कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया। लेडी सेलिन को कुछ आश्चर्य रखने में आनंद आता है, नौकरानी ने एक जानकार मुस्कान के साथ उत्तर दिया। फियोरा और रीना ने उत्सुकता से पौधों का निरीक्षण किया और उनके विविध उपयोगों से चकित रह गए। ओरियन ने मन ही मन यह नोट कर लिया कि वह बाद में इनका और गहराई से अध्ययन करेगा। ग्रीनहाउस से बाहर निकलते हुए तीनों को अन्य उल्लेखनीय कमरे दिखाए गए, एक विशाल भोजन कक्ष जिसमें जटिल क्रिस्टल झूमर लगे थे, एक संगीत कक्ष जिसमें ऐसे वाद्य यंत्र लगे थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और यहां तक कि एक निजी कीमिया प्रयोगशाला भी जिसने ओरायन की जिज्ञासा को अत्यधिक जगा दिया। जैसे ही दिन का उजाला कम होने लगा, नौकरानी ने उन्हें धीरे से याद दिलाया, रात का खाना जल्द ही परोसा जाएगा। लेडी सेलेन और मास्टर एल्ड्रिक भोजन कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया, ओरियन ने सराहना से सिर हिलाया। हम अभी वहां चलेंगे। डाइनिंग हॉल में पहुंचकर ओरियन ने देखा कि एल्ड्रिक और सेलिन पहले से ही मेज पर आराम से बैठे बातें कर रहे थे। नौकरों ने मनमोहक व्यंजन परोसना समाप्त कर दिया था, जिससे कमरा मनमोहक सुगंध से भर गया था। जल्दी आओ, प्यारी, सेलिन ने गर्मजोशी से इशारा करते हुए बगल वाली सीट की ओर इशारा किया। ओरियन ने तेजी से अपनी जगह ले ली, फियोरा और रीना चुपचाप समूह के पीछे खड़ी रहीं। क्या आपको हवेली का दौरा अच्छा लगा? सेलिन ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब उसने ओरियन की प्लेट उदारता से भर दी। यह अविश्वसनीय था, ओरियन ने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेते हुए गंभीरता से कहा। इस हवेली में वह सब कुछ है जिसकी मैं कामना कर सकता हूं। मुझे खुशी है, सेलिन ने शरारती आंखों से चमकते हुए कहा। लेकिन यहां सिर्फ हवेली ही दिलचस्प नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टॉर्मस्पायर के कुलीन परिवारों में काफी ड्रामा होता है। ओरियन ने उत्सुकता से भौहें उठाईं, आखिर किस तरह? सेलिन थोड़ा झुकी, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। अच्छा, क्या तुम स्टॉर्म बोल्ट हाउस के बारे में जानती हो? यह इस राज्य के 3 ड्यूक हाउसों में से एक है। हाल ही में वे थंडर पीक राज्य के बाहरी इलाके में स्थित एक राक्षसी गढ़ पर हमला करने गए थे। रुको रुको रुको,
इस दुनिया में राक्षसी गढ़ हैं? ओरियन ने तुरंत रुककर पूछा। अब तक वह यही सोचता रहा था कि राक्षस अपनी ही दुनिया से आते हैं और युद्ध के बाद लौट जाते हैं। जाहिर है, प्रिय, जितने हम भूलना चाहें, सेलीन ने सिर हिलाया। खैर, जब वे गढ़ में पहुंचे तो पता चला कि हमले का नेतृत्व स्टॉर्म बोल्ट कबीले के उत्तराधिकारी ने किया था। जब कबीले के योद्धाओं को इसका एहसास हुआ तो उनका मनोबल गिर गया। हालांकि युवा उत्तराधिकारी ने स्थिति को संभाला और गढ़ पर हमला करने के लिए निकल पड़े। अंत में वे न केवल बुरी तरह हार गए, बल्कि उत्तराधिकारी को जलकर काला होकर वापस भागना पड़ा। यह सुनकर सेलीन खिलखिलाकर हंस पड़ी। ड्यूक उस पर इतना क्रोधित हुआ कि उसने स्वयं अपने रक्षकों को लेकर राक्षसी गढ़ का नाश कर दिया। ओरियन युवा उत्तराधिकारी की कहानी सुनकर हंसा, हालांकि इससे उसे यह भी पता चला कि इस दुनिया में पहचान का कोई मतलब नहीं है। अगर आप कमजोर हैं तो आपको कभी भी मारा जा सकता है। दिलचस्प, ओरियन ने कुछ और दिलचस्प ढूंढते हुए सोचते हुए कहा। और कुछ? एल्ड्रिक हंसा। ओह, हमेशा कुछ और होता है। हाउस वायरलॉक और हाउस स्टॉर्मार्क एक असफल विवाह गठबंधन के बाद खुलेआम लड़ रहे हैं। उन्होंने अदालत में भी मुसीबत खड़ी कर दी है। सेलीन ने धीरे से सिर हिलाया। सच कहूं तो, प्रिय, ये रईस कभी कभी बच्चों से भी बदतर व्यवहार कर सकते हैं। और तुम्हें देखना चाहिए कि जब शाही परिवार का कोई सदस्य इसमें शामिल हो तो वे कैसे पेश आते हैं। क्या यह भी शाही परिवार का ड्रामा है? ओरियन ने सचमुच आश्चर्यचकित होकर पूछा। सेलिन ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक कोई बड़ी बात नहीं है। वर्तमान राजा के बड़े भाई के बच्चे बड़े हो गए हैं और थोड़ी परेशानी पैदा कर रहे हैं। ओरियन ने चुपचाप सिर हिलाया, उनकी बातें सुनकर चुपचाप योजना बना रहा था कि राजधानी में कैसे घूमेगा। सुखद बातचीत के साथ रात का खाना खत्म होने के बाद उसने एल्ड्रिक और सेलीन को शुभरात्रि कहा और माफी मांगते हुए अपने नए कमरे की ओर चल पड़ा। उनका कमरा विशाल तथा आरामदायक था, जिसमें शानदार रेशम से ढका एक बड़ा बिस्तर, अलंकृत लकड़ी की मेजें तथा सोच समझकर सजाई गई आरामदायक कुर्सियां थीं। बड़ी बड़ी खिड़कियां बगीचों की ओर खुलती थीं, जिससे कमरा हल्की चांदनी से भर जाता था। वह धीरे धीरे इधर उधर घूमता रहा, सब कुछ देखता रहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बुरा नहीं है, उसने धीरे से खुद से कहा और आखिरकार खिड़की के पास रखी एक आलीशान कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारा क्या विचार है, लूमी? उसने मन ही मन पूछा। मास्टर, यह तो बहुत ही शानदार है। आखिरकार आपको अपनी हैसियत के मुताबिक एक कमरा मिल ही गया। सच में? ओरियन ने संतोष से आह भरी। कल का दिन बहुत व्यस्त रहेगा। पहले एल्फ के बारे में खोजबीन और फिर शहर की और गहराई से खोजबीन। हाँ गुरु, हम जरूर खोज पूरी करेंगे। मैं उस योगिनी को देखने के लिए उत्सुक हूं जिसे आप घर लाएंगे। ओरियन ने धीरे से हंसते हुए अपना सिर हिलाया। आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। वे दोनों लगातार बातचीत करते रहे, अगले दिन की योजनाओं पर चर्चा करते रहे और कभी कभी राजधानी के बारे में हल्के फुल्के विषयों पर भी बात करते रहे। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगीं और यात्रा तथा दिन भर की उत्तेजना से थकान ने उसे जकड़ लिया। मास्टर, आप थके हुए लग रहे हैं। अब आपको आराम करना चाहिए, लूमी ने उसकी थकान भांपते हुए धीरे से कहा। ओरियन ने हल्की सी जम्हाई लेते हुए सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, कल काफी व्यस्तता रहेगी। शुभ रात्रि, लूमी। शुभ रात्रि, गुरुजी। मीठे सपने। ... अपनी आंखें बंद करके ओरायन तुरंत शांतिपूर्ण नींद में सो गया। उसे नरम, आरामदायक बिस्तर और शांत वातावरण का सुख मिला। अगली सुबह दरवाजे पर हल्की दस्तक ने ओरियन को नींद से जगा दिया। अंदर आ जाओ, उसने नींद से कहा। उसकी आवाज सुनकर फियोरा और रीना चुपचाप अंदर आईं और बिस्तर के पास पहुंचते ही मुस्कुराने लगीं। सुप्रभात, गुरुजी, रीना ने प्रसन्नतापूर्वक अभिवादन किया। क्या आपको अच्छी नींद आई, गुरुजी? फियोरा ने धीरे से पूछा, उसकी आंखें चिंता से गर्म थीं। सुप्रभात, ओरियन नींद में बुदबुदाया और फिर आलस से कमर तानकर बैठ गया। हाँ, कई दिनों में इतनी अच्छी नींद आई। वाह, बहुत बढ़िया, रीना खुश होकर बोली।
हमने तुम्हारे नहाने का इंतजाम पहले ही कर दिया है। ओरियन ने सिर हिलाया और धीरे से उठकर उनके पीछे नहाने की जगह पर चला गया। उन्होंने धीरे धीरे और सावधानी से उसकी मदद की। गर्म पानी से नहाने से उसे तुरंत ताजगी मिली और उसका नींद से भरा सिर पूरी तरह से जाग उठा। पिछले सप्ताह मुझे ऐसे स्नान की कितनी याद आई, ओरियन ने धीरे से कहा जब रीना और फियोरा ने उसे कपड़े पहनने में मदद की। रीना ने हंसते हुए कहा, बेशक, जंगल में यह उतना आरामदायक नहीं होगा जितना हवेली में है। फियोरा ने चुपचाप उसके कपड़े ठीक किए और फिर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ उसे चारों ओर देखा। पिछले हफ्ते साथ बिताए समय में वह काफी खुल गई थी। ओरियन ने उन दोनों की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराकर देखा और फिर सीढ़ियों से नीचे डाइनिंग हॉल की ओर जाने लगा। उसने देखा कि एल्ड्रिक और सेलेन पहले से ही वहां अपनी सुबह की चाय का आनंद ले रहे थे। सुप्रभात, लड़के, एल्ड्रिक ने गर्मजोशी से अभिवादन किया तथा अपने पास बैठने का इशारा किया। सुप्रभात, दादाजी, दादी जी, ओरियन मुस्कुराया और अपनी सीट पर बैठ गया। तभी नौकरों ने जल्दी से उसके सामने नाश्ता रख दिया। आज राजधानी घूमने के लिए तैयार हो? एल्ड्रिक ने चंचल मुस्कान के साथ पूछा। जरूर, ओरियन ने उत्साह से जवाब दिया। कोई ऐसी जगह बताइए जहां मुझे जाना न भूले। एल्ड्रिक ने सोच सोचकर अपनी दाढ़ी सहलाई। सबसे पहले आपको चौथे घेरे में स्थित मुख्य बाजार जाना होगा। वहां आपको दिलचस्प चीजें मिलेंगी और अगर आप भाग्यशाली रहे तो शायद कुछ खजाना भी। फिर आपको एडवेंचरर्स गिल्ड और समन्स गिल्ड देखना चाहिए। कई अनोखे और शक्तिशाली लोग अक्सर उन जगहों पर आते हैं। सेलेन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैच टॉवर के बारे में भी मत भूलना। हो सकता है कि आज तुम वहां न जा सको, लेकिन कम से कम उसे पास से देखना अच्छा रहेगा। और अगर तुम्हारे पास समय हो तो कारीगरों के जिले से गुजरना, हो सकता है तुम्हें बेहतरीन कारीगरों द्वारा बनाई गई अनोखी चीजें मिल जाए। मैं इन्हें ध्यान में रखूंगा, ओरियन ने मन ही मन नोट्स बनाते हुए कहा। तभी एडगर ने आदरपूर्वक झुककर भोजन कक्ष में प्रवेश किया और कहा, युवा स्वामी, जब भी आप तैयार हों, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। ओरियन ने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और मुंह पोंछकर खड़ा हो गया। तो चलो, एडगर अंकल, नाश्ता खत्म होने के बाद चलते हैं। लेकिन ज्यादा देर मत करना, कौन जाने, वरना आप जिले में खेलने चले जाए। एडगर के होंठ फड़क उठे। आप मुझे क्या समझते हैं, युवा गुरु? मैं लूकान नहीं हूं, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। नाश्ता करने में अपना समय लो, ओरियन। राजधानी कहीं नहीं जा रही है, सेलेन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए ओरियन को धीरे धीरे खाने का इशारा किया। दूसरी ओर, ओरियन रुका नहीं और खाना खाता रहा। कैपिटल भले ही न चल रहा हो, लेकिन मैं खुद देखने के लिए बेताब हूं कि यह कैसा चल रहा है। वह बेप्सी से मुस्कुराई और उसे अपनी मर्जी से करने दिया। एल्ड्रिक हंसा, यह देखकर कि ओरियन कैसे अपना खाना गटक रहा था। जल्द ही उसने अच्छा खाना खाना समाप्त कर दिया। यह बहुत स्वादिष्ट था। मैं तुम्हारे लिए जो खाना बनाती हूं, उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट? सेलेन ने शरारत से पूछा। ओरियन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, यह कैसे संभव है? बेशक, आपका खाना तो बहुत बेहतर है, दादी माँ, उसने आत्मविश्वास से कहा। सेलेन ने उसकी ओर आधी मुस्कान के साथ देखा, मैंने नाश्ता बनाया है। हॉल में सन्नाटा छा गया और सब चुपचाप ओरियन को घूर रहे थे। एल्ड्रिक ने अपनी पूरी इच्छाशक्ति लगाकर खुद को जोर से हंसने से रोका। खांसी, अब समय आ गया है कि मैं शहर का पता लगाने निकलूं। ओरियन जल्दी से खड़ा हुआ और गेट से बाहर भागने से पहले एडगर का हाथ खींच लिया। यह बदमाश, सेलेन ने धीरे से हंसते हुए अपना सिर हिलाया। एल्ड्रिक अब अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसे आराम करने दो। और तुम कहते हो कि मैं उसे बहुत चिढ़ाता हूं। वृद्ध दंपति भोजन कक्ष में हंसते और बातें करते रहे। फियोरा और रीना ने खाली गेट की ओर देखा और फिर कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखा। अच्छा, चलो लाइब्रेरी में जाकर कुछ किताबें पढ़ते हैं। शायद हम अपने मालिक के लिए कुछ सीख सकें। रीना हल्के से हंसी और जाने के लिए मुड़ी। फियोरा कुछ क्षण और रुकी, दरवाजे की ओर देखती रही और फिर रीना के पीछे चली गई। जैसे ही वे लाइब्रेरी की ओर बढ़े,
ओरियन और एडगर हवेली से बाहर निकलकर दूसरे रिंग की शानदार सड़कों पर आ गए। हाँ, यह खतरनाक था। हवेली से बाहर निकलते हुए उसने गहरी सांस छोड़ी। एडगर उसकी ओर देखते हुए हंसा। हाँ, लेडी सेलेन कभी कभी शरारती हो सकती है। मुझे याद है कि कैसे, जब वह जवान थी, तो उसके आसपास के सभी लोग चौकन्ने रहते थे, इस डर से कि कहीं वह उन्हें कुछ न कर दे। ओरियन ने उत्सुकता से एडगर की ओर देखा और पूछा, ओह, क्या तुम जानते हो कि दादाजी और दादी जी की मुलाकात कैसे हुई थी? एडगर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मैं किशोरावस्था से ही मास्टर एल्ड्रिक का सेवक था। मैं जीवन भर एक जगह से दूसरी जगह उनके पीछे पीछे घूमता रहा हूं। हाँ, मुझे पता है कि वे दोनों कैसे मिले थे। और यह एक बहुत ही रोमांचक मुलाकात थी। ओरियन की आंखें जिज्ञासा से भर गईं और वह पूछता रहा, वे कैसे मिले? एडगर ने अपनी आंखों के कोने से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी दिन लेडी सेलेन को इसके बारे में बताऊंगा। मुझे डर है कि अगर मैंने यह उसके लिए बिगाड़ा तो वह मेरा सिर काट देगी। ओरियन का मन हुआ कि उसे पीट दे। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। तुम सच में कमाल हो। खैर, अब हमें निकलना चाहिए। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? एडगर ने शहर की ओर देखा। युवा स्वामी, यह निर्णय आपको ही लेना है। मैं तो बस एक विनम्र सेवक हूं जो आपके पीछे पीछे घूम रहा हूं। ओरियन ने उसे तिरछी नजर से देखा। तुम निश्चित रूप से एक जैसा व्यवहार नहीं करते। हा, इन बूढ़ी हड्डियों को इस बुढ़ापे में कुछ मौजमस्ती की जरूरत है, वरना जिंदगी बहुत उबाऊ हो जाएगी, उसने हंसते हुए जवाब दिया। ओरियन ने एक पल के लिए सोचा। चलो चौथे रिंग में चलते हैं। हम एडवेंचरर गिल्ड में जाकर शुरुआत कर सकते हैं। एडगर ने सिर हिलाया। यह तो अपेक्षित ही था। कौन युवक उस जगह पर नहीं जाना चाहेगा जहां राज्य के सबसे उग्र लोग इकट्ठा होते हैं? शुरुआत करने के लिए यह एक अच्छी जगह है। ओरियन ने उससे सहमति जताई और वे दोनों बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रही शानदार गाड़ी की ओर बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि लुकान पहले से ही ड्राइवर की जगह पर बैठा हुआ था और खुशी से सीटी बजा रहा था। सुप्रभात, युवा गुरु। क्या हम आज कहीं रोमांचक जगह जा रहे हैं? लुकन ने उत्साह से पूछा और ओरियन की ओर मुड़कर एक चमकदार मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग, ल्यूकन, ओरियन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। हम पहले एडवेंचरर गिल्ड जा रहे हैं। रास्ते पर ध्यान दो और यहाँ की खूबसूरती से विचलित मत हो जाना। लुकान की मुस्कान आत्मविश्वास से चौड़ी हो गई। बिल्कुल। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं एक पेशेवर ड्राइवर हूं। मैं इतनी आसानी से नहीं भटकूंगा। यही तो मुझे परेशान कर रहा है, ओरियन ने नाटकीय ढंग से आह भरी, जिससे एडगर हल्के से हंस पड़ा। दोनों गाड़ी में चढ़ गए। लुकान ने थोड़ी देर के लिए मुंह बनाया, लेकिन जल्दी से उसे झटक दिया और घोड़ों को धीरे से सड़क पर ले गया। जैसे ही गाड़ी आराम से आगे बढ़ी, ओरियन एडगर के सामने आराम से बैठा, उत्सुकता से खिड़की से बाहर देख रहा था। यह गाड़ी हमारी पिछली गाड़ी से बहुत बेहतर है, उसने आह भरते हुए कहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक आम आदमी अचानक से कुलीन बन गया हो। एडगर ने हंसते हुए कहा, मास्टर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले एक सामान्य का उपयोग किया था। ओरियन ने सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखा। दूसरे घेरे की सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी थीं, कल की तरह ही, बेदाग ढंग से बनाए गए बगीचों और आलीशान इमारतों से सजी थीं। वे जिस भी इमारत के पास से गुजरते थे, वह भव्यता से भरपूर होती थी। उनके भव्य प्रवेश द्वारों पर सतर्क योद्धाओं का पहरा होता था जो हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखते थे। यह स्पष्ट था कि प्रत्येक हवेली राज्य के भीतर प्रभाव और प्रतिष्ठा का केंद्र थी। क्या आप यहां अक्सर आते हैं, अंकल एडगर? ओरियन ने पूछा, उसकी आवाज में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। एडगर ने सोच समझकर सिर हिलाया। मैं मास्टर एल्ड्रिक के साथ अनगिनत बार कुलीन वर्ग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में गया हूं। इस क्षेत्र का प्रत्येक कुलीन घराना एक ताकतवर है। यहां शक्ति, प्रभाव और राजनीति का गहरा संबंध है। क्या आप उन गार्डों को देख रहे हैं? उसने ड्यूक्स की जागीरों के बाहर तैनात गार्डों की ओर इशारा किया। ओरियन ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, उनमें से अधिकतर या तो टियर 7 या टियर 8 के विशेषज्ञ हैं। ओरियन ने भौहें चढ़ाई। हाँ,
लेकिन मुझे याद है दादाजी ने मुझसे कहा था कि टियर 4 से टियर 6 तक के अवेकन्स किसी भी राज्य की रीढ़ होते हैं और टियर 7 से टियर 9 तक के पावर हाउस राष्ट्रीय खजाने होते हैं। एडगर ने हंसते हुए कहा, वह शायद तुम्हें डराना नहीं चाहता था और इसलिए उसने तुम्हें छोटे राज्यों के बारे में बताया। आखिरकार थंडर पीक मानवों के सबसे मजबूत राज्यों में से एक है। ओरियन ने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसने इस राज्य के कुलीन घरानों को कम आंका था। अंकल एडगर, 9वें स्तर से ऊपर कौन सा स्तर है? उसने पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा था। उसे अपनी ड्रैगन विरासत में भी इस बारे में जानकारी नहीं मिली थी। लेकिन लूमी ने उसे बताया कि ऐसा उसकी कम उम्र के कारण था। जैसे जैसे वह धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, उसकी विरासत का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अनलॉक होता जाएगा। एडगर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, यह आपसे बहुत दूर है, युवा गुरु। इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, अन्यथा आप ताकत के इस विशाल अंतर से हतोत्साहित हो सकते हैं। अरे, छोड़ो भी, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। बस मुझे बता दो, ओरियन ने जोर देकर पूछा। एडगर ने धीरे से अपना सिर हिलाया, यह आपके भले के लिए है, युवा गुरु। अधिकांश मनुष्य 9वें स्तर से ऊपर के स्तर को पार नहीं कर सकते। यह न केवल आवश्यक बेतुकी प्रतिभा के कारण है, बल्कि यह पहले 9 स्तरों में खोले गए मन चैनलों से भी प्रभावित है। ओरियन ने शांति से जानकारी का विश्लेषण किया। 9वें स्तर को पार करने के लिए मुझे कितने मन चैनल खोलने होंगे? एडगर ने एक पल के लिए सोचा। 9वें स्तर से आगे पहुंचने के लिए आपको कम से कम 45 चैनल खोलने होंगे। यहां के रईसों के पास 9वें स्तर के ऊपर कई पावर हाउस हैं, खासकर दूसरे रिंग में ड्यूक हाउस। ओरायन ने जानकारी को आत्मसात कर लिया। उसने ध्यानपूर्वक हवेलियों का अवलोकन किया तथा उनके विशिष्ट शिखरों और झंडों पर ध्यान दिया। वह सोच रहा था कि स्टॉर्म स्पायर में रहने के दौरान इन ताकतवर परिवारों के साथ उसकी कैसी बातचीत होगी। यह और भी मजेदार होता जा रहा है। मुझे यहां जितनी जल्दी हो सके लेवल पार करने होंगे। जल्द ही गाड़ी दूसरे घेरे को तीसरे घेरे से अलग करने वाले द्वारों से गुजर गई। प्रभावशाली कवच पहने पहरेदारों ने सम्मानपूर्वक सलामी दी और ल्यूकन ने एल्ड्रिक का टोकन दिखाकर उन्हें तुरंत रास्ता दे दिया। तीसरे रिंग में बदलाव सूक्ष्म, फिर भी ध्यान देने योग्य था। इमारतें अभी भी भव्य थीं, हालांकि दूसरे रिंग की तुलना में स्पष्ट रूप से कम भव्य थीं। स्पष्ट सैन्य उपस्थिति ने यहां कड़े अनुशासन और नियंत्रण का माहौल बनाया। सैनिक नियमित रूप से सड़कों पर गश्त करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और उनकी उपस्थिति उन युवा रईसों को डरा देती थी जो अपनी जागीरों से आते जाते थे। यह घेरा काफी सख्त लगता है, ओरियन ने टिप्पणी की, उसकी निगाह गश्त लगा रहे सैनिकों के दस्ते पर टिकी हुई थी। एडगर ने बाहर देखते हुए सिर हिलाया। सच में। तीसरे घेरे में कुलीन वर्ग के आवास, सैन्य बैरक, जादूगरों का टॉवर और कुछ और इमारतें हैं। यह बाकी घेरों से ज्यादा व्यवस्थित और अनुशासित है, जहां सैन्य और अभिजात वर्ग दोनों ही रहते हैं। ओरायन ने अपना ध्यान मैच टॉवर की ओर लगाया, जो वर्तमान दूरी से भी दिखाई दे रहा था। इसकी विशाल संरचना भव्य थी, जो रहस्यमय आभा से घिरी हुई थी, जो सुबह के सूरज की रोशनी में धीरे धीरे झिलमिला रही थी। ओरायन की आंखें उत्साह से चमक उठीं जब उसने मैच टॉवर के अंदर जाकर वहां के सभी रहस्यों और आश्चर्यों को जानने की कल्पना की। मैं उस टॉवर पर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, ओरियन ने धीरे से कहा। जरूर, युवा गुरु, एडगर ने उसे आश्वस्त किया। यह महान ज्ञान और जादू का स्थान है। राज्य के अधिकांश योग्य जादूगर यहीं एकत्रित होते हैं। शायद आपकी प्रतिभा वहां और निखर सके। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ओरियन ने आत्मसंतुष्ट होकर पूछा। वह अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह जानता था। और अगर कोई कहे कि उसमें प्रतिभा नहीं है, तो इस दुनिया में कोई भी प्रतिभाशाली नहीं होगा। जरूर, एडगर हंसा और सिर हिलाया। मैं तुम्हारे आसपास मन को स्वाभाविक रूप से बहते हुए महसूस कर सकता हूं, मानो वह तुम्हारा पीछा करने को आतुर हो। हालांकि तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दूसरे लोग इसे पहचान लेंगे। इसे पहचानने के लिए एक खास स्तर पर होना और तुम्हारे साथ काफी समय बिताना जरूरी है। ओरियन ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। हम्मा, यह तो परेशानी वाली बात है।
क्या मैं यह भी छिपाना चाहता हूं कि मैं एक जीनियस हूं? मास्टर को दादाजी एल्ड्रिक और दादी सेलेन की सुरक्षा में छिपने की जरूरत नहीं है। इस राज्य के सभी अज्ञानी मूर्खों को असली प्रतिभा क्या होती है, यह देखने दो। ओरियन उसकी बातें सुनकर मन ही मन हंसी। हाँ, बस मेरे अकादमी में आने का इंतजार करो। मैं जोर जोर से अंदर आऊंगी। लुकान उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहा। गाड़ी जल्द ही भीड़-भाड़ वाले चौथे घेरे के पास पहुंच गई। तुरंत ही एक स्पष्ट अंतर स्पष्ट हो गया। चौथा घेरा जीवंत ऊर्जा से भरा हुआ था। सड़कें व्यापारियों, कारीगरों, साहसी लोगों और विभिन्न जातियों से भरी हुई थी। बाजार की दुकानें विदेशी वस्तुओं से भरी हुई थीं और जीवंत बैनरों पर गिल्ड हॉल और दुकानों के विज्ञापन लगे हुए थे। यह जगह जीवंत है, ओरियन ने विविधतापूर्ण भीड़ को देखते हुए टिप्पणी की। आखिरकार, यह इस राज्य के व्यापार और रोमांच का केंद्र है, एडगर ने समझाया। राज्य के सभी कोनों से, यहां तक कि दूसरे राज्यों से भी लोग व्यापार, मौजमस्ती या भाग्य की तलाश में यहां आते हैं। जब वे जीवंत बाजारों से गुजर रहे थे, ओरियन ने उत्सुकता से प्रदर्शित वस्तुओं की विविधता को देखा। विदेशी फल, जटिल कलाकृतियां, दुर्लभ हथियार और रहस्यमय सामग्री।